स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो लेक्चर में। ये हमारा सी लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 7 है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखिए अभी हमने लास्ट लेक्चर में लूप को अच्छे से पढ़ लिया है और लूप पर बेस्ड जो हमारा पैटर्न प्रिंटिंग होता है उसको भी हमने अच्छे से कवर कर लिया है। ये हमारा जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये फंक्शन बेस्ड होने वाला है, क्योंकि हम इसमें देखिए इसमें हम फंक्शन देखेंगे, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस किस प्रकार से यूज किया जाता है, और फंक्शन से अच्छा हमारा जो होता है रिकर्जन। अब देखिए हम रिकर्जन पर इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं। इसमें अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो एग्जाम में रिकर्जन पे उतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि रिकर्जन आप अच्छे से ही पढ़िए, क्योंकि जब आगे जितनी भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करेंगे, चाहे आप डीएसए करेंगे, तो चाहे जहां आप चाहेंगे, चाहे डीपी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब कि हर जगह एवरीवेयर आपको कहीं न कहीं रिकर्जन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब यूँ समझ लीजिए कि अगर आप अभी थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपको अच्छे से कर लेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से कंसेप्ट सीखे रहेंगे तो आगे चल कर के आपको ही आसानी होने वाली है। क्योंकि आगे चल कर के जो भी आप चीज़ें सीखेंगे, चाहे आप सी प्लस प्लस से डीएसए करें, चाहे आप तो जावा से करें, किसी से भी एक ना एक से करेंगे, तो वहाँ पर जाकर के आपको थोड़ी तब और ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। क्योंकि लूप अगर आप यहाँ पढ़ लिए हैं तो वहाँ पर चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएँगी। लेकिन रिकर्जन में तब आपको और थोड़ा अच्छे से एफर्ट्स करना पड़ेगा वहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे करे रहेंगे तो वहाँ पर आपको आसानी होगी और चीज़ें अच्छे समझ में आएँगी, और यहाँ पर भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो। क्लियर है? तो चलिए आज के लेक्चर्स को हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। ये हमारा रिकर्जन है, इसको हम पढ़ने वाले हैं रिकर्जन। देखिए, रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन में हमारे 2 कांसेप्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा बेस केस और एक होता है हमारा रिकर्सिव कॉल। ये अगर ये दोनों समझ में आ गए, तो ये रिकर्जन कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा होता है रिकर्सिव कॉल। बेस केस क्या होता है कि जहाँ पर हमारा ये रिकर्जन जो होता है लूप ब्रेक हो जाता है। तो जहाँ पर हमारा ये रिकर्जन कॉल स्टॉप होता है उसे हम बोलते हैं बेस केस। और जहाँ पर हर एक बार रिकर्जन जब ये रिकॉल होता है तो इसे हम बोलते हैं रिकर्सिव कॉल। देखिए रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन बोलते कब कब बोलते हैं कि ये हमारा फंक्शन रिकर्जन में कन्वर्ट हो गया है। देखिए, एक फंक्शन जब खुद को ही बार-बार कॉल करता है तो उसे हम बोलते हैं रिकर्जन। देखिए यहाँ क्या है? रिकर्जन एज़ अ टेक्नीक वेयर फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा फंक्शन खुद को ही बार-बार कॉल करता रहता है तो उसे बोलते हैं रिकर्जन। हम आगे देखते हैं कि ये हमारा बेस केस और रिकर्सिव कॉल क्या होता है। देखते हैं इसमें पहले रिकर्जन कहाँ-कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हमने देखा था लूप के कंसेप्ट से कैसे हम किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। और उसके बाद फिबोनाची सीरीज़। फिबोनाची सीरीज़ को हम इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ये आता रहता है एग्ज़ाम में। और देखेंगे ट्री ट्रेवर्सल। ट्री ट्रेवर्सल में हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि ये डीएसए का टॉपिक है। जब आप पढ़ेंगे ट्री ग्राफ तो वहाँ पर इसको ट्री को ट्रेवर्स करने के लिए भी हम रिकर्जन का यूज़ करते हैं। तो रिकर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो भी यही कंसेप्ट रहता है, बस कुछ कीवर्ड्स चेंज हो जाते हैं। और बैक ट्रैकिंग ये डीएसए का थोड़ा सा एडवांस टॉपिक होता है बैक ट्रैकिंग का। तो वहाँ पर भी हमारा रिकर्जन ही यूज़ हो रहा होता है। और इसमें देखते हैं की कंसेप्ट क्या है हमारा एक। देखिए क्या है कि एवरी रिकर्सिव फंक्शन मस्ट है। उनमें क्या क्या होता है? एक बेस केस होता है, ये होता ही होता है जहाँ पर हमारा कंडीशन स्टॉप हो जाता है। और एक होता है हमारा रिकर्सिव कॉल। रिकर्सिव कॉल क्या होता है? जहाँ पर फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, जहाँ पर फंक्शन हर बार खुद को ही कॉल करता रहता है। अब हम देखते हैं कि कैसे ये फंक्शन खुद को कॉल करता रहता है। हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं जब हम लिखेंगे फैक्टोरियल का कंसेप्ट। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, अभी तक हमने क्या देखा कि हम फंक्शन को मेन से कॉल करते हैं अपने फंक्शन को। मेन से हम कॉल करते हैं जो भी हम यूज़र डिराइव जो फंक्शन होता है उसको हम कॉल करते हैं। अब जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है वो खुद को कैसे कॉल करता है, अब यहाँ पे देखते हैं हम। देखिए, अगर हमको किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है और हमने लिया हुआ है इंट n, इसको हमने पहले से ही डिफाइन कर रखा है कि n एक हमारा नंबर है जिसको यूज़र ने हमको एंटर करके देगा ये। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं पहले हमने इंट मेन को, क्योंकि यहीं से हम उस यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम मेन से ही कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा इंट मेन, इसको इनिशियलाइज भी कर दिया, यूज़र से हम एंटर नहीं लेंगे तो n इक्वल टू 5 लिख दिया हमने। देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे जो यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है। तो अब चलिए अब यहाँ फंक्शन हम एक डिफाइन करते हैं इंट फैक्ट
चाहे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमने दिया फैक्ट। और यहाँ पर जो हमने एन लिया है, हमने इसको पास करना है फैक्ट फंक्शन को। फैक्ट फंक्शन को पास करने के लिए हम यहाँ पर एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे, इंट ए डिफाइन कर लेंगे, चाहे तो इंट बी, चाहे तो इंट एन भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम इंट ए लिख दिए हैं, तो इंट एन लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा इंट एन, और एक हम बेस केस लिखेंगे। बेस केस क्या होता है हमारा, जब तक कि n की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती है। अगर n की वैल्यू जीरो हो जाती है तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, लूप ब्रेक हो जाना चाहिए। मतलब रिकर्सिव कॉल जो बार बार होती है वहाँ पर हमारा स्टॉप हो जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो हमारा जीरो का जो फैक्टोरियल होता है हमारा वन होता है, और इसके बाद तो माइनस का फैक्टोरियल तो हम लेंगे नहीं। तो सबसे मिनिमम जाएंगे। बेस केस मतलब था सबसे मिनिमम, जो हमारा आखिरी स्टेप होता है हमारे रिकर्जन का। जैसे रियल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम सीढ़ी उतरते हैं, हर बार एक स्टेप नीचे आते हैं, हर बार एक नीचे आते हैं, हर बार एक नीचे आते रहते हैं। जैसे हम यहाँ पे हैं, तो ये स्टेप और ये स्टेप दोनों के दोनों सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हम एक स्टेप नीचे आए हैं, यहाँ पर भी एक स्टेप नीचे आए हैं, यहाँ पर भी एक स्टेप नीचे आए हैं। लेकिन जो हमारा आखिरी स्टेप होता है, आखिरी स्टेप आते ही अब हम इस स्टेप को नहीं हम दोबारा दोहराएंगे। तो ये होता है हमारा बेस केस। बेस केस मतलब तो सबसे आखिरी, जहाँ पे अब हम दोबारा इस स्टेप को नहीं हम दोहराएंगे, वो होता है हमारा बेस केस। तो हर बार हम स्टेप को, ये वाले जो ऊपर की स्टेप होते हैं, इसको बोलते हैं हम रिकर्सिव कॉल। ये होता है हमारा रिकर्सिव। क्योंकि क्या होता है कि ये हमारा हर बार रिपीट हो रहा होता है, लेकिन जो बेस केस होता है वो आखिरी होता है। तो ये होता है हमारा बेस केस। देखिए, तो यहाँ पर हमारा बेस केस क्या है फैक्टोरियल में, कि जब हमारा n की वैल्यू जीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू वन रिटर्न हो जाए। तो ये होता है हमारा बेस केस। यहाँ पर देखिए, इफ बेस केस, ये होता है हमारा सेंटेक्स होता है रिकर्जन का। देखिए, रिकर्जन फंक्शन का हमारा ये होता है, हमारा सिंटैक्स होता है। इसमें हम लिखते हैं इफ बेस केस अगर ये हो तो हमको रिटर्न कर देना है यहीं से। अगर ये ना हो, क्यों? क्योंकि देखिए, बेस केस में हम आखिरी पे आते हैं, पहले इन स्टेप को हम कंप्लीट करते हैं। ये स्टेप कंप्लीट होता है तब तो हम आते हैं अपने बेस केस पे। तो इन स्टेप को कंप्लीट करने के बाद हम बेस केस पे आते हैं। वैसे ही अगर बेस केस हमारा आ गया हो तो आप यहीं से रिटर्न कर दीजिए। आपको पता है कि रिटर्न के बाद आगे प्रोग्राम हमारा रन नहीं होता है, यहीं से वैल्यू रिटर्न रिटर्न हो जाती है। तो क्या हुआ, देखिए, अगर ये हमारा बेस केस मैच करता है तो आप रिटर्न करिए, अदरवाइज फिर से ये इस फंक्शन को कॉल कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि फंक्शन कॉल करने का ही तो सिंटेक्स है ये। देखिए ध्यान से, ये फंक्शन हमारा क्या है, ये इस फंक्शन को तो हमने, जब हम कॉल करते हैं फंक्शन को तब तो ये लिखते हैं, क्योंकि फंक्शन नेम लिखते हैं और एक हम ब्रैकेट लगाते हैं, ओपन और क्लोज। यही तो होता है हमारे फंक्शन कॉल करने का तरीका। तो हमने क्या किया है, इसी फंक्शन के अंदर इसी फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। तो ये हो गया हमारा रिकर्सिव कॉल। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन अभी खत्म ही हो रहा होता है, तब तक हम इसको फिर से कॉल कर देते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर फिर से इसको कॉल कर दिया तो फिर से ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर से ये आएगा, फिर से ये अपने अपने आप को ही कॉल करेगा, फिर से जाएगा, फिर से अपने आप को कॉल करेगा, फिर से ये जाएगा। तो इस तरीके से ये फंक्शन का लूप चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, जब तक हमारा बेस केस आ जाएगा तो यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। यहाँ पे हर बार ये कॉल करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट ना हो इसलिए हम हर एक रिकर्सन का एक बेस केस होता है और उस फंक्शन का रिकर्सिव कॉल होता है। ये कंसेप्ट क्लियर है आपको? तो देखिए, फैक्टोरियल फाइंड करने का जो हमारा बेस केस है क्या है कि जीरो का फैक्टोरियल अगर हमारा n इक्वल टू जीरो हो जाए तो वहाँ पर हमारा वन रिटर्न हो जाना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं हम। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ n इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारा n की वैल्यू ज़ीरो है तो वहाँ पे हमारा क्या रिटर्न होना होना चाहिए, तो वहाँ पे हमारा रिटर्न हो जाना चाहिए वन, क्योंकि ज़ीरो की हमारी फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। अदरवाइज क्या रिटर्न होना चाहिए, पहले हम यहाँ इसको करते हैं क्लोज ब्रैकेट। अगर हमारा वैल्यू जीरो, अगर n की वैल्यू ज़ीरो है तो वहाँ पर हमारा रिटर्न होना चाहिए वन। अदरवाइज क्या रिटर्न होना चाहिए, अदरवाइज रिटर्न हो जाए n फैक्ट, भी हम इसको सूडो कोड करके देखेंगे, n फैक्ट n माइनस वन। ये देखिए, ये कंसेप्ट क्या है। देखिए, जो हम स्टार्टिंग में n की वैल्यू यहाँ से पास करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पास किया फैक्ट n, जैसे हमने कुछ भी पास किया, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू है, n लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर n पास किया। देखिए, जो वैल्यू हम यहाँ से पास करते हैं वो यहीं पे n आता है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू आई, अब हम इसको सूडो कोड करके देखते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया कोड। देखिए, जो n की वैल्यू आया यहाँ पे आया, ठीक है। हम n की वैल्यू 5 है तो 5 यहाँ पे आ गया। देखिए, हमने 5 ले लिया। और फिर यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 4, क्योंकि 5 माइनस वन क्या होता है, 4। तो अब जो हमारा ये क्या है, ये फैक्ट लिखा हुआ है। तो फैक्ट लिखा हुआ है क्या है, ये रिकर्सिव कॉल है, क्योंकि ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है, ये सेम फंक्शन ही तो है।
यही तो फंक्शन है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्योंकि देखिए, ये क्या है हमारा n-1, तो मतलब क्या हुआ कि फैक्ट के अंदर गया हुआ है हमारा 4। तो जब फैक्ट के अंदर 4 गया हुआ है, तो ये आया यहाँ पे कॉल हुआ। ये बात क्लियर है आपको? तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, 5 इंटू फैक्ट 4। अब देखिए, फैक्ट 4 क्या करेगा, फैक्ट 4 फिर से इसको कॉल करेगा। तो अब जो यहाँ पर n की वैल्यू हमने क्या पास किया हुआ है, 4। तो देखिए, 5 तो पहले से ही अवेलेबल था हमारा यहाँ पे, और हमने एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया। अब किसका मल्टीप्लाई किया है हमने, n पास किया हुआ है 4। तो अब आएगा यहाँ पर 4 इंटू, ये तो इसका है, अब ये इसका है। देखिए, यहाँ क्या है, 4 इंटू फैक्ट 3। इस बार क्या हुआ, देखिए, इस बार हुआ कि ये n की वैल्यू 4 थी, तो 4 यहाँ पे आ गया, और 4 n-1 यहाँ पे होना था, इसलिए यहाँ पर आ गया 3। अब फिर ये भी अपने आप को खुद को कॉल करेगा, तो ये क्या आएगा, 3 इंटू में फैक्ट 2। ये आया फैक्ट 2। अब फिर से इसको ये अपने आप को कॉल करेगा, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू फैक्ट 1। और जैसे ही फैक्ट 1 आ गया, तो ये अगली बार क्या करेगा, 1 इंटू में फैक्ट 0। अब फैक्ट 0, अगर 0 आ गया यहाँ पे, देखिए, यही है हमारा बेस्ट केस। अगर 0 आ गया, तो अब यहाँ पर जो हमारा है कंडीशन चेक होगा कि क्या n की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए, n की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी रिटर्न 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल ही तो है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट आपको, ये कैसे बार बार अपने आप को खुद को रिकर्सिव कॉल कर रहा है। क्योंकि देखिए, फिर से इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, ये हम जो रिटर्न करते हैं, तो रिटर्न करते हैं हम n एंड फैक्टोरियल में, इसको हम क्या करेंगे, n इंटू फैक्ट n-1। ये हुआ हमारा। फिर से फंक्शन हम कॉल करते हैं, फिर से यहाँ पे आते हैं, और फिर से ये क्या करता है, n की वैल्यू पास करता है, और हर बार यह कंडीशन चेक होता है, लेकिन जिस बार सेटिस्फाई होगा उस बार हमारा रिटर्न हो जाएगा 1। अब ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। देखिए, फिर से हम देखिए, n की वैल्यू अगर 0 है, तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा 1, अदरवाइज ये फिर से हमारा रिकर्सिव कॉल होगा। तो देखिए, ये है हमारा रिकर्सिव कॉल, ये है हमारा बेस केस, ये हमारा है ड्राई रन। ड्राई रन करने के बाद ये आता है। और देखिए, हमने क्या करना है, यहाँ पर फैक्ट n हमने पास किया, अब हमको इसको स्टोर करना है किसी में। यहाँ पर हम करते हैं स्टोर रिटर्न में, चाहे तो हम यहाँ पर रिटर्न कर दें, चाहे तो यहाँ पर हम, इसका फैक्ट है तो f ले लेते हैं। तो हमने इसको इनिशियलाइज किया इंट f, और हमको क्या करना है, अब यहाँ पर प्रिंट करना है इंट f को। तो हमने %d लिखा, और इसको लिखा प्रिंट f। इस तरीके से क्या होता है, हमारा ये कोड कंप्लीट होता है। यहाँ पर हम कर देंगे रिटर्न 0, और हमने किया इस कोड को कंप्लीट। देखिए, अब हम इसको पूरे के पूरे कोड को चलते हैं, अब हम रन करते हैं इसे। देखिए, ये हुआ हमारा यहाँ पर रिकर्सिव कॉल को जो हमको फंक्शन को कॉल करते हैं, ये तो हमारा पहले का ही मेथड हुआ। हमने इसको किया कॉल, और ये खुद अपने आप में, खुद में ये भाई साहब अपने आप को कॉल करते हैं, खुद को कॉल करते हैं, और धीरे धीरे ये क्या होती जाती है, वैल्यू हमारा जो n की वैल्यू जब तक 0 नहीं हो जाती है, तब तक ये चलती जाती है। और जैसे कंप्लीट होता है, ये n की वैल्यू 0 होती है, तब तक ये रिटर्न हो जाता है 1। इसी कंसेप्ट को और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको जब हम पढ़ेंगे इसको फिबोनाची सीरीज़ को, क्योंकि फिबोनाची सीरीज़ भी ऐसे ही जाती है, अंदर धीरे-धीरे चली जाती है, क्योंकि हर एक स्टेप का 2 ब्रांच ओपन होते हैं। उसे हम समझेंगे जब हम फिबोनाची सीरीज़ समझेंगे। और ये है हमारा क्या है, एक फैक्टोरियल फाइंड करने का, क्योंकि n की वैल्यू अगर 5 है, तो 5 का फैक्टोरियल कितना आता है, शायद 120 आती है, तो ये इतना आना चाहिए। तो चलिए इसको हम कोड करते हैं, और देखते हैं कि क्या हमारा आता है कि नहीं आता है। तो चलिए, बाकी ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अगर नहीं आया है तो थोड़ा-सा क्लियर होगा, इसके बाद अगले जब हम पढ़ेंगे फिबोनाची सीरीज़ को, तो और भी क्लैरिटी होगी। बाकी देखिए, इसमें मेन क्या होता है, 2 ही चीज़ मेन होती है। आपको बेस केस फाइंड करने आना चाहिए कि अंतिम जो एटलीस्ट सबसे आखिरी स्टेप होगा, उस फंक्शन का क्या होगा। तो आखिरी स्टेप हमारा क्या होगा किसी का, तो फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए आखिरी हमारा जो स्टेप होता है, वो होता है 0। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये हमारा बेस केस बन जाएगा। और बाकी जो ये जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म क्या होता है, जैसे किसी फैक्टोरियल का जनरल टर्म क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 होता है। तो देखिए, जब हम पहला होता है n, यानी 5 होता है, क्योंकि अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो 5 ही होता है। अगली बार क्या होता है हमारा, n-1 हो जाता है, अगली बार n-2 हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, केवल और केवल एक स्टेप लिखते हैं, और वो हर बार स्टेप वो हमारा रिवीजन होता जाता है।
इस तरीके से ये हमारा फैक्टोरियल फाइंड हो जाता है। बाकी देखिए n(n-1) हम कैसे लिख दिए? हम n(n-1) हम पहले स्टेप के लिए लिखे हैं। बाकी अगला स्टेप जब ये फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, तो बाकियों के लिए तो ये रिपीट कर देगा। इसलिए हमने लिखा है n इंटू में n-1। क्यों? क्योंकि हमने पहला स्टेप को देखा, बाकी अगला स्टेप तो खुद ही आ जाएगा क्योंकि ये रिकर्सिव कॉल कर रहा है खुद को। अब हम चलते हैं कोड करेंगे, आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अब देखिए x है यहाँ पे, अब हम चलते हैं अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं पहले। तो फंक्शन डिफिनेशन लिखते हैं हम इंट फैक्ट, लिखा हमने इंट फैक्ट, और हम इसमें पास क्या करते हैं, एक अपना पैरामीटर डिफाइन करते हैं इंट n लिख लेते हैं, और हम करते हैं, सॉरी, इसको करते हैं ब्रैकेट ओपन और क्लोज। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या हमारा n की वैल्यू 0 है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे इफ़ n इज इक्वल 0। अगर n की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई है तो आप यहाँ पर रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न हम क्या करेंगे 1, तो हम लिख देंगे रिटर्न 1, और हम कर देंगे सेमी कॉलन क्लोज। अगर हमारा n की वैल्यू क्या है, अगर 0 नहीं है तो क्या करना है, हमको फिर से रिकर्सिव कॉल करना है। तो हम फिर से रिटर्न करेंगे यहाँ पे रिटर्न n इंटू में फैक्ट, क्योंकि हमको रिकर्सिव कॉल करना है तो हम लिखेंगे फैक्ट। इसमें हम पास क्या करेंगे n-1। ये हुआ हमारा रिकर्सिव कॉल का मेथड। अब हम इसको करेंगे सेमीकोलन क्लोज। बस केवल इतना छोटा सा ही कोड लिखना है हमको। इस क्या करना है, क्योंकि ये हमारा क्या करता है, बार बार इसी फंक्शन को कॉल करता है। ये जो हमारा फंक्शन है, ये यहाँ पर फंक्शन कॉल किया गया है। सेम ये फंक्शन जब तक कि इंड होता तब तक ये खुद को ही कॉल कर लिया है। ये फंक्शन हर बार हमारा कॉल होता रहेगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर, हम पास करते हैं फंक्शन में एक्स की वैल्यू को। तो हमने लिया एक यहाँ पर एक और वेरिएबल इंट एफ, और इसमें हम स्टोर करेंगे जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा हमारा फैक्ट फंक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, फैक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, तो लिखेंगे फैक्ट, और इसमें हम क्या पास करेंगे, एक्स की वैल्यू को। तो हम इसमें पास करेंगे एक्स, और हम एफ को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो चलिए हम एफ को प्रिंट करते हैं, तो लिखते हैं हम प्रिंट एफ, और हमें लगाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है हमारा, %d होता है। तो हम लिखेंगे %d, और इसमें \n लगा देते हैं क्योंकि हमारा हर एक बार अगली लाइन में हमारा प्रिंट होना चाहिए। तो लिखेंगे \n। ये होता है हमारा नेक्स्ट लाइन का कंसेप्ट, और इसमें हम क्या करेंगे, अब हम प्रिंट करेंगे एफ की वैल्यू को। तो हमने एफ की वैल्यू को प्रिंट किया यहाँ पे, और हम कर देंगे यहाँ पर सेमीकोलन बंद, और इसको हम करेंगे, इसे हमने किया सेव। अब हम चलिए रन करते हैं। एफ की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, तो उस तरीके से हमारा 120 आना चाहिए। अब हम इसको रन करके देखते हैं, और हमने रन किया और देखिए हमारा 120 आ गया आउटपुट यहाँ पे। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे इसकी फैक्टोरियल को फाइंड करते हैं। देखिए, हमारा सबसे जो कोड का जो रीडेबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो देखिए, हमारा जो ये रिकर्जन होता है इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप जो 100 लाइन ऑफ कोड लिख रहे होंगे, मतलब अगर आप 10-20 लाइन का कोड लिख रहे होंगे, तो फैक्टोरियल से करेंगे तो मिनिमम से मिनिमम लाइन में वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जब आपको 5-6 स्टेप नहीं लिखना है, आपको 10 स्टेप नहीं लिखना है। आप जो 50 स्टेप अलग से कर रहे थे उसको केवल सिंगल लाइन में आप लिख सकते हैं, वो होता है रिकर्जन। इसलिए आगे भी चल कर के रिकर्जन जब आप बैक ट्रैकिंग पढ़ रहे होंगे, ग्राफ ट्री पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर जब आप डायनामिक प्रोग्रामिंग भी पढ़ेंगे, तो वहाँ भी आपको रिकर्जन का ही यूज़ करना होगा। तो रिकर्जन को आपको डेप्थ में पढ़ना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। हमने फैक्टोरियल फाइंड करना सीख लिया है, और जो ये हमारा फिबोनाची सीरीज़ है, ये एक क्वेश्चन में हमने लिया है इसको। तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हमारा फिबोनाची सीरीज़ को, और देखिए इसमें हमारा क्या है कि बेस केस हमने समझा क्या होता है, रिकर्सिव केस क्या होता है, इसको भी हमने समझा कि जब फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो ये होता है हमारा रिकर्सिव कॉल। देखिए इसका क्या होता है, हमारी जो 100 लाइन ऑफ कोड लिखते हैं तो इसकी मतलब रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए अगर बहुत ज़्यादा चीज़ रहेगा तो हम उसको रीड भी नहीं कर पाएंगे, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, और जो कोड होता है वो कम हो जाता है हमारा। कोड कम हो जाता है, रीडेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, और इससे क्या होता है, हमारा जो मेमोरी होती है, मेमोरी की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि हमको यहाँ पर ये लेंथी कोड नहीं होते हैं, जितने ज़्यादा लेंथी कोड होंगे वो रन होने में उतना ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिक्रीज़ होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि किसी कोड को रन होने में कितना टाइम लगता है, इसे आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब है किसी कोड को रन होने में कितना टाइम लगता है, उसे ही बोलते हैं हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी डिक्रीज़ होती है, इसे हम आगे समझेंगे। बाकी इतना आपको कंसेप्ट को याद रखना है कि क्या हो जाता है इस रिकर्जन का यूज़ करने से। अब हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 पे।
कहाँ क्या, ये रहा हमारा प्रॉब्लम नंबर 1, इसको हम करते हैं सॉल्व। ये क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम फंक्शन प्रिंट हेलो स्टूडेंट। देखिए, एक हमको प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमको प्रिंट करना है हेलो स्टूडेंट। तो इसमें इनपुट तो कोई होगा नहीं, प्रिंट तो हो जाएगा हमारा हेलो स्टूडेंट। हम क्या करेंगे, देखिए ये फंक्शन काफ़ी, ये जो हमारा है क्वेश्चन काफ़ी इजी लेवल का है, फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्यों, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, यहीं से हम अगर होमवर्क छोड़ने लगेंगे तो फिर देखिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे हम, यूज़र डिफाइंड फंक्शन रहेगा वो, उसमें हम जा करके प्रिंट कर देंगे हेलो स्टूडेंट, और हम इसको कॉल कर लेंगे इंट मेन से। प्रोसेस क्लियर है? चलिए देखते हैं इसका सूडो कोड, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, इजी प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट मेन लिखेंगे, यहाँ पे इंट मेन लिखा हमने, ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, केवल केवल फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। सॉरी, हमने इंट मेन लिख दिया पहले ही, तो उस फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, पहले हम उस फंक्शन को लिखेंगे इंट हेलो, हमने हेलो लिख दिया, चाहे आप चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, और इसमें नो आर्गुमेंट नो रिटर्न का फंक्शन है ये हमारा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, केवल और केवल प्रिंट एफ कर देंगे। तो हमने लिखा प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम लिख देंगे हेलो स्टूडेंट, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हम आगे पढ़ेंगे, बस इतना समझ लिए कि ये जब वर्ड का जो ग्रुप होता है, जो हमारा शब्द होता है, इसका जो हम अगर ग्रुप बना देते हैं तो ये हमारा स्ट्रिंग होता है। तो लिखेंगे हम हेलो स्टूडेंट, और ऑलवेज स्ट्रिंग को हमने क्या लिखना होता है, डबल कोट्स में लिखना होता है, ये हमने आपको बताया है, और इसको हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। ये बस इतना ही लिखेंगे, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे तो ये फंक्शन हमको ये प्रिंट करके दे देगा। अब हम लिखेंगे इंट मेन, और यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर देंगे हेलो। हम जितनी बार फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार ये हमको हेलो स्टूडेंट प्रिंट कर देगा, और हम यहाँ कर देंगे रिटर्न 0। बस छोटा सा फंक्शन है, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। ये है हमारा, है गया छोटा सा फंक्शन। इसे आप क्या करेंगे, खुद से रन करके देखेंगे, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन ये हमने सॉल्व किया हुआ था, पहला ही क्वेश्चन होगा हमारा, जब हम उसमें हेलो प्रिंट कर रहे थे। यहाँ पे केवल क्या है, हेलो स्टूडेंट है, तो इसे आप खुद से रन करके देखेंगे, तो होमवर्क में क्या है आपको, इसको आप रन करके देखेंगे। चलिए हम अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। बाकी छोटा सा कोड है, आपको इजी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, राइट अ सी प्रोग्राम टू पास टू इंटीजर्स टू अ फंक्शन। एक हमारे देखिए, एक फंक्शन होगा, उसमें हम दो इंटीजर्स को पास करेंगे, दो इंटीजर्स हो गए, दो नंबर हो गए, और देखिए उनका क्या करना है, प्रिंट देयर सम। इस प्रॉब्लम को भी हमने अभी पीछे किया हुआ है, लेकिन फिर से इसको हम देख लेते हैं। क्या करना क्या है, हमको दो नंबर्स को क्या करना है, पास करना है एक फंक्शन में। देखिए वहाँ पे हमको पास करना है, वहाँ से उस फंक्शन में जा करके हमको इनपुट नहीं लेना है। देखिए ये दो इंटीजर्स इनपुट किए जाएंगे, तो हमको यूज़र से इनपुट लेना है, और इनपुट भी लेंगे तो हम मेन फंक्शन में लेंगे, और हम उसको पास करेंगे एज अ आर्गुमेंट, और वहाँ पे हमको क्या करना है, प्रिंट देयर सम। तो हमको रिटर्न नहीं करना है, हमको उस फंक्शन में प्रिंट कर देना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कंसेप्ट को। देखिए हम यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे इंट सम, और इसमें हम दो आर्गुमेंट पास करेंगे, इंट ए इंट बी। हमको इन दोनों का सम प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे सम, सॉरी हमने सम तो यहाँ पर लिखा ही नहीं, यहाँ पे हम कर देंगे ए प्लस बी। ये हो गया हमारा सम का वैल्यू, और इसे हम कर देंगे क्लोज। ये है हमारे दोनों पैरामीटर्स। अब इनकी वैल्यू को हम पास करेंगे कहाँ से, तो इंट मेन से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन, और हम यहाँ पर यूज़र से लेंगे दो वैल्यू, तो हम लिखेंगे इंट ए, चाहे तो इंट एक्स और वाई भी ले सकते हैं, तो लिया हमने इंट एक्स इंट वाई। और इन दोनों वैल्यू को हमको क्या करना है, यूज़र से इनपुट करानी है, तो हम यहाँ पे करेंगे स्कैनएफ। स्कैनएफ से क्या होता है, हम यूज़र से हम वैल्यू को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा। देखिए यहाँ पर कॉमा का यूज़ करते हैं हर बार ही। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम M% लगाएंगे। M% क्या होता है, एड्रेस देता है एक्स और वाई का, तो हम यहाँ पे लगाएंगे M%x M%y, और इसे हम करेंगे सेमीकोलन। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस वैल्यू को हमको क्या करना है, यहाँ पर तो एड प्रिंट हो गया। इन दोनों वैल्यू को लेने के बाद हम क्या करेंगे, सम फंक्शन को कॉल करेंगे, और इसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू को हम पास करेंगे, और इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रिटर्न 0। तो हमने किया रिटर्न 0, और हमने किया ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा मेन फंक्शन, और ये हमारा हो गया यूज़र डिफाइन सम फंक्शन। और देखिए इसमें क्या क्या है,
देखिए हमने पहले यूज़र से पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया यहाँ पे, और इसको वैल्यू को हमने यहाँ पर इनिशियलाइज़ किया, क्योंकि जो भी यूज़र एंटर करेगा इसमें स्टोर होगा। और अब इन दोनों वैल्यू को हमने कहाँ पास किया है, सम फंक्शन में। यहाँ पर फंक्शन हमारा कॉल हुआ है, फंक्शन कॉलिंग हुई है, और ये फंक्शन कॉल होने के बाद हमारा यहाँ पर जाता है हमारा कंपाइलर। इन दोनों में हम पास किए हैं, और ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे पैरामीटर्स इंटीजर हैं। तो इन दोनों में वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी एक्स और वाई की। तो हमने देखा था अभी लास्ट लेक्चर में कि कैसे हम इन दोनों की वैल्यू को हमने ए और बी को असाइन करनी है। और जब ए और बी में वैल्यू असाइन हो गई है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा उन दोनों का सम। यही तो हमारा फंक्शन है। और फिर से ये फंक्शन सम लेकर के यहाँ पे आएगा, यहीं पर हमारा सम प्रिंट हो जाएगा, और हमारा रिटर्न जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, हमारा इंटीजर। इसलिए हमने यहाँ पर जीरो प्रिंट करनी है। तो अभी ये पूरा तरीके से क्लियर है। अब हम चलते हैं, इसको हम देखते हैं कोड करके। तो चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे कोड, और यहाँ पर हम करते हैं डिफाइन सम फंक्शन को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सम, तो लिखेंगे हम इंट सम, और ये हमारा कंपाइलर फिर से कोपायलट रन होने लगा है, इसलिए हमारा सम नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर हमको रिटर्न नहीं करनी है, हमको प्रिंट करना था, लेकिन ये हमारा प्रिंट एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस, तो हमने यहाँ पर प्रिंट कर देनी है। और इसको करते हैं हम पहले कोपायलट को ऑफ, वरना कोपायलट हमको किया हमने कोपायलट ऑफ। देखिए यहाँ पर हमको क्या प्रिंट करना है, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी की जो वैल्यू रहेगी वो हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सम फंक्शन को कॉल करेंगे पहले। तो यहाँ पे हम करते हैं सम फंक्शन को कॉल, और हमको पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर, देखिए वेरिएबल को जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेयर, और जब हम वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर देते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो देखिए ये हमने लिखा यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर, और इसको क्या करते हैं, इनकी वैल्यू को हम स्टोर करेंगे। तो हम लिख देंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ से हम क्या करेंगे, पहले हम यूज़र को एक मैसेज सेंड करेंगे, एंटर नंबर, एंटर नंबर। हम इन दोनों की वैल्यू को क्या करेंगे, पास करेंगे सम फंक्शन को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम, और इन दोनों की वैल्यू को हमने पास कर देना है एक्स और वाई, एक्स कामा वाई। हमने इसको पास कर देनी है सम फंक्शन में, और इसको हम कर देनी है सेव। ये देखिए क्या होगा कि, सॉरी, अभी यहाँ पर हमको पास कर दी हैं। इससे पहले क्या करना है, हमको यूज़र से इनपुट लेना है। तो यहाँ पर हम करेंगे स्कैनफ, और यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे %d, और हम लेना है फिर से %d, और इन दोनों में थोड़ा सा स्पेस कर देंगे ताकि ये दूर दूर थोड़े हो जाएं। और यहाँ पर हमको करना है %a। अब देखिए क्या हुआ, इन दोनों की वैल्यू को हमने पहले यूज़र से इनपुट लिया, इसकी वैल्यू को भी इनपुट लिया, और इन दोनों को हमने पास कर दिया सम फंक्शन में। इस तरीके से ये दोनों वैल्यू हमारे सम फंक्शन में आ गए यहाँ पर, और इन दोनों में हम आ गए हमारे सम फंक्शन में। और इन दोनों में दो पैरामीटर्स हैं, इंट ए इंट बी, इनमें ये वैल्यू स्टोर हुआ, और जा करके इन इन दोनों का ही हमारा यहाँ पर प्रिंट हो गया वैल्यू सम। चलिए हम इसको करते हैं सेव, और यहाँ पर करते हैं हम इसको रन। हमने किया यहाँ पे रन, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एंटर नंबर है, नंबर एंटर करते हैं 3, एंटर किया हमने, और +4, इन दोनों का आ गया सम, a प्लस बी इज इक्वल टू 7। अब हमने चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम क्या है हमारा, इसको देखते हैं हम। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम वेयर फंक्शन टेक इनपुट इनसाइड इटसेल्फ। अब देखिए हम क्या कर रहे थे, अभी तक जो हम इनपुट ले रहे हैं, ये इनपुट कहाँ पे ले रहे थे, इंट में। अभी तक हमारा जो इनपुट ले रहे थे इंट मेन में, क्योंकि हमने स्कैनफ इसके अंदर लिखा हुआ था। अब क्या करना है, टेक इनपुट इनसाइड इटसेल्फ। अब हमारा क्या होना चाहिए, फंक्शन खुद अपने अंदर ही हमारा इनपुट ले, फंक्शन खुद के अंदर इनपुट लेना चाहिए, और रिटर्न्स स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अब क्या करना है, उसके अंदर उस वैल्यू को इनपुट ले और उसी का स्क्वायर करके प्रिंट कर दे। आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखिए हम अगले पेज पे इसको कंसेप्ट को डिस्कशन करते हैं। देखिए हमको एक फंक्शन डिफाइन करनी है इंट स्क्वायर, तो हम चाहे इंट एस क्यू लिखें चाहे इंट स्क्वायर एस क्यू आर लिख देंगे, इससे होगा शॉर्ट नेम है हमारा ये। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कोई आर्गूमेंट नहीं लेनी है, ना ही आर्गूमेंट लेना है, ना ही हमको यहाँ पर कोई वैल्यू रिटर्न करनी है। हमको केवल प्रिंट करना है इन दोनों का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल को एक हम डिक्लेयर करेंगे इंट एन। हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, और यहीं पर इस वैल्यू को स्कैन भी करना है, तो हम यहाँ पर करेंगे स्कैन एफ,
और यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d और यहाँ पर हम देंगे %n। हमने क्या किया, n की वैल्यू को यहाँ पर इसको स्टोर किया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हमको प्रिंट करनी है, स्क्वायर को, तो हम सीधे क्या करेंगे, प्रिंटफ कर देंगे। प्रिंटफ यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर इज इक्वल टू %d और इन दोनों की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हम लिख देंगे n इंटू n। हो गया। इन दोनों का स्क्वायर ही तो प्रिंट करना था हमको, सॉरी, इसका n का स्क्वायर ही तो प्रिंट करना था, n इंटू एन प्रिंट कर दिया हमने, स्क्वायर इक्वल टू n इंटू एन। ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि देखिए ना हमको आर्गुमेंट लेनी है, ना हमको कोई रिटर्न वैल्यू करनी है, तो हो गया, ना हमने आर्गुमेंट लिया, ना हमने रिटर्न किया। अब इस वैल्यू को हम, इस फंक्शन को हम कॉल कहाँ करेंगे, मेन में। तो चल के केवल और केवल इस बार हमारा इंट मेन किस काम के आ रहा है, तो केवल और केवल फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो हम करेंगे इंट मेन, यहाँ पर हम कर देंगे स्क्वायर फंक्शन को कॉल, तो SQR ब्रैकेट ओपन बंद, फिर यहाँ से कर देंगे रिटर्न 0। ये सिंपल सा कोड है हमारा। यहाँ पर हमने किया फंक्शन को कॉल, और जो बाकी हमको स्क्वायर प्रिंट करना है इस फंक्शन के अंदर करना है। तो चलिए इसको भी हम कोड करके देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन इनिशियलाइज करेंगे, सॉरी फंक्शन डिक्लेयर करेंगे इंट n। एक हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंटफ करेंगे एंटर नंबर। इसको तो करना ही करना है, क्योंकि हम यूज़र को एक मैसेज सेंड करते हैं ताकि वो समझ पाए कि हमको क्या करना क्या है। तो हम करेंगे एंटर नंबर, यहाँ पर लगाएंगे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा है %d, तो हम लिखेंगे यहाँ पर %d और यहाँ पर हम लिखेंगे m%n ताकि वो वैल्यू हमारी स्टोर हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर प्रिंट कर देंगे उसी का सम, तो हम लिखेंगे प्रिंटफ और हम लगाएंगे यहाँ पे स्क्वायर, हम लिखाएंगे डबल कोट्स, लिख देंगे हम SQR इज इक्वल। अब हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, क्योंकि हमारा ये इंटीजर होने वाला है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे %d। अब यहाँ क्या करेंगे, n इंटू एन, n इंटू एन, इसकी वैल्यू को हम कर देंगे रिटर्न। वही अब ये वैल्यू हो गया क्लियर। ये देखिए ये पूरा जो हमारा कोड है, ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं मेन में। मेन में हम क्या करेंगे, इस बार इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। देखिए मेन में हम क्या करेंगे, इस बार केवल केवल फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको कुछ आर्गुमेंट तो पास करनी नहीं है। तो हम कर देंगे यहाँ पर SQR, करेंगे हम केवल केवल फंक्शन को कॉल। ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। इसे हमने किया सेव और इसे करते हैं रन। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे ताकि आपको और भी ज़्यादा, सॉरी यहाँ पर डबल क्लियर हो गया है, हो गया क्लियर। अब हम इसको करते हैं रन। इसको किया हमने रन। अभी हमको एंटर करनी है नंबर को, तो हम करेंगे 4 और 4 का एंटर हमारा 62 आना चाहिए, सॉरी वो 16 आना चाहिए, तो हमारा 16 आ गया। स्क्वायर इक्वल टू 16। किसी और का भी हम स्क्वायर प्रिंट कर सकते हैं। अब हम करते हैं थोड़े से बड़े नंबर का, और हम करते हैं 25। तो हमने किया 25 को एंटर, 25 का आ गया 625। ये होता है हमारा स्क्वायर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे। ये अच्छे से लॉजिक वर्क कर रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। यहाँ क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। अभी इसके पिछले जब हमने पढ़ा था कॉल बाय रेफरेंस, तो वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे हम दो वैल्यू को हम स्वैप कर देते हैं। तो इसे आप HW में ट्राई करिएगा, क्योंकि हमने इसको पहले से ही डिस्कशन किया हुआ है कि हम कैसे दो फंक्शन को कॉल बाय रेफरेंस से इसको स्वैप कर सकते हैं। जब हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं, तो जो नंबर हम स्वैप करते हैं वो तो स्वैप हो ही जाते हैं। देखिए पहले तो जो नंबर हमने स्वैप किया तो वो भी स्वैप हो जाते हैं, स्वैप नंबर। और देखिए वो तो स्वैप होते ही हैं, लेकिन जो हमारे ओरिजिनल नंबर होते हैं वो भी स्वैप हो जाते हैं, जो हमारे ओरिजिनल होते हैं वो भी स्वैप हो जाते हैं। क्योंकि हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर, कॉल बाय रेफरेंस, तो रेफरेंस में हमारे दोनों नंबर स्वैप हो जाते हैं, ओरिजिनल भी हो जाते हैं, जो हमने इसको पास किया हुआ है आर्गुमेंट वाले वो भी हो जाते हैं हमारे स्वैप, वो भी हमारे स्वैप हो जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। इसको हमने कर रखा है, ऐसा नहीं है कि इसको हम होमवर्क में दे रहे हैं, क्योंकि हमने इसको किया हुआ है, तो वहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं अब अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम क्या है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल यूजिंग फंक्शन। तो अभी हमने क्या किया था, फैक्टोरियल रिकर्जन से किया हुआ था। अब हम चलते हैं फैक्टोरियल हम निकालते हैं फंक्शन से। तो आसान है, इजी है, चलिए करते हैं। अगर यही हमारा रिकर्जन कर रहा था तो हम नहीं करते, क्योंकि अभी अभी हम कर क्या रहे हैं रिकर्जन से, तो लेकिन यूजिंग फंक्शन है तो फंक्शन से हम यहाँ करते हैं।
चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, लॉजिक देखेंगे। इसमें देखिए इनपुट क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा और उसको आउटपुट क्या देना है, उसी का हमें फैक्टोरियल देना है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए अब हम क्या करेंगे, लॉजिक समझिए। लॉजिक क्या करना होगा, एक हम फैक्टोरियल नाम का फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसी के अंदर हम सारा काम कर लेंगे। उसी के अंदर हम वैल्यू इनपुट लेंगे, उसी के अंदर हम फैक्टोरियल फाइंड कर लेंगे, और ये फैक्टोरियल फाइंड करेंगे हम लूप की हेल्प से। और लूप भी हम कहाँ लिखेंगे, उसी फंक्शन में जो हमने डिफाइन किया हुआ होगा। तो चलिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, इंट इंट फैक्ट लिया हमने, और इसमें हम कुछ वैल्यू नहीं लेंगे, केवल केवल कॉल कराएंगे हम मेन से इसको। तो यहाँ पर हम लेंगे इंट एन, इसको हमने किया डिक्लेयर, और इसको हम करेंगे स्कैनएफ, और यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, और यहाँ पर हम लेंगे इसको % लगा करके इसे यूज़र से हम लेंगे, एंटर कराएंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि हमको इसका फैक्टोरियल फाइंड करनी है। हम यहाँ पर एक और फंक्शन को हम डिक्लेयर करेंगे, वो होगा हमारा फैक्ट। क्योंकि हमको फैक्टोरियल फाइंड करनी है तो हम लेंगे फैक्ट, इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे यहीं पे 1 से। अभी भी हमारा क्या है, फैक्टोरियल 1 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। फॉर लूप क्या करेंगे, देखिए हम फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं तो हम आई की वैल्यू को क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम आई की वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, इंट आई स्टार्ट करेंगे 1 से। और ये कब तक जाएगा हमारा, जब तक कि हमारा आई एन के इक्वल ना हो जाए या फिर एन से छोटा रहे, तब तक ये हम लूप को स्टार्ट किए रहेंगे। और हम कर देंगे हर बार आई की वैल्यू को प्लस प्लस, और हम कर देंगे यहाँ पर। देखिए अब हमको क्या करना है, फैक्टोरियल क्या होता है किसी नंबर का फैक्टोरियल, जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं हम, तो होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है हमारा फैक्टोरियल। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इस बार हम आगे से चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n, इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। तो देखिए हम आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, और जहाँ कहाँ तक रही है, n तक जा रही है। तो अगर हम आई की वैल्यू को ही हम मल्टीप्लाई करते कर दें तो हमारा फैक्टोरियल आ जाएगा उस नंबर का। तो हम कैसे करेंगे, देखिए हम आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक हम फैक्ट वेरिएबल इनिशियलाइज किए हुए हैं, इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फैक्ट इंटू आई। इस तरीके से हम पूरे नंबर्स का फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहले तो हमारा फैक्ट क्या है, 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिखेंगे, और आई की वैल्यू भी क्या है, पहले 1 है, और ये जो 1 और 1 की जो मल्टीप्लाई की वैल्यू है ये स्टोर हो जाएगी हमारी फैक्ट में। तो 1 और 1 क्या होता है, हमारा 1 ही होता है। तो यहाँ पर हम इसको सूडो कोड करके देख रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा फैक्ट है ये रहा हमारा, और जो हमारा न्यू फैक्ट है, मान लेते हैं ये हमारा एक न्यू फैक्ट है, ये हमारा पुराना वाला फैक्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो न्यू फैक्ट है, यहाँ पर हम इसको स्टोर करेंगे न्यू को। देखिए पुराना फैक्ट हमारा क्या है, 1 है, और जो आई की वैल्यू है वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। पुराना फैक्ट हमारा 1 है, आई की वैल्यू 1 है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा 1 ही आया, तो ये हमारा न्यू फैक्ट है। और ये जो न्यू फैक्ट है अगले के लिए हमारा पुराना फैक्ट होगा जब आई की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, और जैसे ही आएगा हमारा अपग्रेडेशन के लिए, इस बार आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, और फिर से ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होगा, फिर से आई की वैल्यू हमारी रन होगी, फिर से ये लूप रन होगा। तो इस बार फैक्ट हमारा क्या है, 1 ही है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1, जो ये हमारा पुराना फैक्ट है 1 है, और इस बार आई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इस बार हमारा हो जाएगा ये 2। फिर से हमारे क्या होगी, फिर से लूप रन होगा हमारा, फिर से अगली बार आएगा, आई की वैल्यू इस बार क्या होगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 3 होगी, और ये हमारा जो न्यू फैक्ट है अगली के लिए हमारा पुराना फैक्ट होगा। तो इस बार क्या होगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। और ये जो हमारा होगा इसी तरीके से ये लूप हमारा रन होता जाएगा, और ये हो जाएगा 4 5 अप टू एन तक जाएगा। और इसी तरीके से हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये 6, और 6 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 24। इस तरीके से ये हमारी वैल्यू कंप्लीट होती चली जाएगी। और देखिए ये जो हमारा न्यू फैक्ट है ये हमारा कैसे आ रहा है, आप देखिए कैसे कैसे आ रहा है। देखिए हमने क्या किया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे करते करते अप टू एन, इसी का तो ये वैल्यू है। देखिए इसका मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो 2 आया, इसका मल्टीप्लाई हुआ 2 से 3 इंटू 2 6 आया, इसका मल्टीप्लाई हुआ इससे तो इन देखिए इनका सम ही तो यहाँ पर है। तो इस तरीके से हमारा ये फैक्टोरियल फाइंड होता जाएगा नंबर्स का। ये क्या होगा, देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इस तरीके से ये इनका सम, इनका मल्टीप्लिकेशन हमारे फैक्ट में स्टोर होगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही लूप हमारा ब्रेक होगा, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं 5 हमने एंटर किया हुआ है, तो केवल केवल ये हमारी 5 तक ही जाएगी। जैसे 6 होगा कंडीशन ब्रेक होगा, लूप के बाहर आएगा। लूप के बाहर हम क्या करेंगे, फैक्ट की वैल्यू को हम कर देंगे प्रिंट, तो हम करेंगे यहाँ पर प्रिंट एफ फैक्ट। इस तरीके से हमारा ये फैक्ट प्रिंट हो जाएगा, और हम कर देंगे रिटर्न यहाँ पर 0। ये हो जाएगा हमारा लूप कंप्लीट। देखिए सॉरी, ये हम यहाँ पर रिटर्न 0 नहीं करेंगे, हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया।
यहाँ पर हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज और हम यहाँ पे लिखेंगे इंट मैन, क्योंकि ये हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है फैक्ट। और यहाँ पर हम लिखेंगे इंट मैन यहाँ पर हम कॉल करेंगे फैक्ट फंक्शन को हमने कॉल किया। यहाँ पर करेंगे हम रिटर्न ज़ीरो, किया रिटर्न ज़ीरो, और हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। ये जो फंक्शन है हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि मेन हमारा ये सी का कंपाइलर डिटेक्ट करता है। यहाँ पे हमने इसको फैक्ट को किया है कॉल, और यहाँ से ये हमारा प्रोसेस सिमिलर वही है जो हम मेन फंक्शन में कर रहे थे, इस बार हमने अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन में किया है। बाकी प्रोसेस सब वही सेम है कि इस तरीके से लूप रन होता है। लूप से इसको हमने लूप वाले फंक्शन में भी किया था, इसको हमने लूप वाले टॉपिक में भी कवर किया था। जब हम लूप पढ़ रहे थे तो भी हमने इसको लूप की हेल्प से फैक्टोरियल को फाइंड किया हुआ था। अभी हमने यहाँ पर भी कवर कर लिया है। अगर अब तक तो आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कोड पे। चलते हैं हम यहाँ करेंगे कोड, और यहाँ पर हम स्क्वायर ना हटा करके करते हैं फैक्ट, लिखते हैं हम यहाँ पर इंट फैक्ट। हम करते हैं को पायलट को ऑफ नहीं करेंगे तो ये अपने मन से जो मन करेगा वो देगा हमको सजेशन, और हमको इसको सजेशन लेना नहीं है। यहाँ पर हम करेंगे फंक्शन का, ये हमारा जो बेसिक सिंटेक्स होता है फंक्शन का उसे हम लिखेंगे, और यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट एन। और हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे फैक्ट, इसको हम इनिशियलाइज भी कर देंगे हम यहाँ पर 0 से। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंटफ करेंगे एंटर नंबर, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि हमको क्या करना है। तो लिखेंगे प्रिंटफ, डबल कोट्स में लिखेंगे क्योंकि स्ट्रिंग है, तो लिखेंगे हम एंटर और नंबर। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लिखेंगे %d, और यहाँ पर हम लगाएंगे m%n। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर है मेन बात, यहाँ पर हम क्या है फॉर लूप लिखेंगे, और हम इंट लिखेंगे n, इंट आई इनिशियलाइज करेंगे 1 से। और ये कब तक जाना चाहिए हमारा, लेस देन और इक्वल टू n, क्योंकि हमको लास्ट में n की भी मल्टीप्लाई करनी होती है, फैक्टोरियल फाइंड करनी है। और हम i की वैल्यू हर बार करेंगे प्लस प्लस, i को हमने किया प्लस प्लस। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्ट में ही हम स्टोर करते चले जाएंगे, तो लिखेंगे हम फैक्ट को असाइन करेंगे हम फैक्ट इनटू में कर देंगे हम आई को। देखिए इसे एक और तरीका होता है लिखने का, अगर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा होगा तो यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ पर इसके आगे ही हम लिख सकते थे यहाँ पर ये, और हम चाहते तो इसको हम कर देते क्लीन। ये हो जाता है हमारा, क्या होता है इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेम वही लिखा हुआ है जो हमने पीछे लिखा हुआ था। और चाहे तो ऐसे लिखें चाहे तो आप ऐसे लिखें, दोनों सेम तरीका है। और यहाँ पर हम कर देंगे इसको प्रिंटफ कर देंगे हम फैक्ट की वैल्यू को। तो हमने किया प्रिंटफ, और हमको क्या है, फैक्ट एक इंटीजर है तो हमको इसको इंटीजर में करने के लिए लगाना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो हमने किया %d, और हम करते हैं कॉमा, और यहाँ पर हम लगाते हैं फैक्ट की वैल्यू को करते हैं प्रिंट, तो लिखेंगे फैक्ट, और हम इसे करते हैं सेव। सॉरी, अभी यहाँ पर हमको फैक्ट को कॉल भी करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फैक्ट। अब हो गया हमारा ये कोड कंप्लीट। अब हम इसे करते हैं रन। रन करने से पहले हम इसको कर देते हैं क्लियर, और अब चलते हैं इसको करते हैं रन। और अब हम एंटर करते हैं 5, आना चाहिए 120, तो 0 आ गया। क्यों 0 आया भाई, हमने तो कॉल किया है अच्छे से, फैक्ट भी हुआ है, और एंटर अनम देखते हैं शायद कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तो ये प्रिंट ऑफ हुआ है हमारा फैक्ट, फैक्ट तो प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? कहीं पर तो ज़ीरो, ओ हो, हमने यहाँ पर ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर दिया है, तभी ज़ीरो से पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद ये ज़ीरो हो गया है। सॉरी, यहाँ पर हमको इसको 1 से इनिशियलाइज़ करना था। अब हम यहाँ पर करते हैं इसे फिर से स्टार्ट, और करते हैं हम यहाँ पर प्रिंट। अब हम यहाँ पर करते हैं 5, अब हमारा आना चाहिए सही, देखिए अब वो आ गया हमारा 120। यहाँ पर हमको लगता है कि हमने पीछे भी गलती किया होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, फैक्टोरियल को 1 से इनिशियलाइज़ करना है, अदरवाइज़ अगर आपको किसी भी वैल्यू को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बाद तो हर बार वो 0 ही होता जाएगा, इसलिए गलती ना करें आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने सही किया था, यहाँ पर हमने 1 लिखा हुआ था लेकिन वहाँ पर जा कर के हमने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। कोई बात नहीं है, इतना छोटा-मोटा गलती तो होता ही रहेगा।
चलिए इसको चलते हैं अब हम अगले पेज पे, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है हमारा। राइट अ प्रोग्राम टू सी चेक अ प्राइम नंबर यूजिंग फंक्शन। हमको फंक्शन की हेल्प से फिर से प्राइम नंबर चेक करना है कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको पता होगा कि प्राइम नंबर को हम कैसे चेक करते हैं, क्योंकि हमने अभी इसको लूप वाले फंक्शन में पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कशन किया था कि हमारा ये प्राइम नंबर क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर भी हम इसको डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी अगर आप वहाँ पर करें हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर फिर से इसी को सीख सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इसका क्या लूप लॉजिक होता है प्राइम नंबर का। देखिए अगर कोई प्राइम नंबर है कि नहीं है, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं 13 को, तो 13 एक प्राइम नंबर है, तो हम कहाँ तक चेक करेंगे, कहाँ से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि इससे डिविजिबल है कि नहीं, इससे डिविजिबल है कि नहीं। तो जैसे ही n की वैल्यू मान लेते हैं 13 है, तो 13 के आधे वैल्यू तक हम चेक करते जाएंगे। जैसे n की वैल्यू अगर हम 13 है, तो देखिए कभी भी 13 की डिविजिबिलिटी अगर हम चेक कर रहे हैं 1 से, तो ठीक है, समझ आता है कि 1 से चेक कर रहे हैं डिविजिबल है कि नहीं है। 2 से चेक कर रहे हैं तो ठीक है, पता है कि डिविजिबिलिटी है कि नहीं है। 3 से भी चलिए ठीक है, डिविजिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। 4 से भी पॉसिबिलिटी है, 6 से भी पॉसिबिलिटी है। क्या 7 से पॉसिबिलिटी है? तो नहीं, 7 से पॉसिबिलिटी ही नहीं है। 8 से पॉसिबिलिटी है? नहीं। इन सब की पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जा रही है। क्यों? क्योंकि इनसे हम करने पर कुछ तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी शायद इससे कम ही हो रहा है। लेकिन 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम 12 तक पहुँच जा रहे हैं, फिर भी हम इससे मल्टीप्लाई करके इसको हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो ये हमारी यहाँ पर थोड़ी-सी अच्छा लॉजिक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके आधे तक हम मल्टीप्लिटी जिसकी इसकी हम चेक करेंगे क्या इसकी डिविजिबिलिटी है कि नहीं है, कि हम आधे तक चेक करेंगे, जो जितनी इसकी वैल्यू रहेगी उसके आधे तक जाएँगे। हम इसको हर बार डिवाइड करेंगे नंबर से, हम चेक करेंगे क्या ये डिविजिबल है कि नहीं है। अगर ये डिविजिबल नहीं होता है तो हम बता देंगे ये प्राइम नंबर है, अदरवाइज़ हम बताएँगे कि ये नॉन प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे हम n/2 तक। तो चलिए अब हम चेक करते हैं n/2 तक। इससे हम लॉजिक के लिए डिस्कशन करेंगे इस पेज पे। यहाँ पर हम एक इनिशियलाइज़ करेंगे, तो हम लिख देंगे इज़ प्राइम। तो यहाँ पे लिखा हमने इज़ प्राइम। ये इज़ प्राइम क्या है, हमारा एक फंक्शन है। इसे हम चाहें तो इज़ को हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर है। इज़ प्राइम लिखने का मतलब होता है कि इज़ प्राइम से हमारा येस या नो का आंसर आता है। क्योंकि आपने बूलियन डाटा टाइप पढ़ा होगा। बूलियन डाटा टाइप क्या होता है, येस या नो आंसर देता है वो, या तो येस देगा या तो नो देगा। ये होता है हमारा बूलियन डाटा टाइप। और एस के लिए उसकी क्या सिंबल होता है, एस के लिए 1 देता है, नो के लिए 0 देता है। आप इसको रिलेशनल डाटा टाइप में पढ़े होंगे, क्योंकि रिलेशनल टाइप में आपको पता है कि ट्रू के लिए भी हमारा 1 आता है, फॉल्स के लिए 0 आता है। तो सिमिलर होता है हमारे बूलियन डाटा टाइप में। बूलियन डाटा टाइप में हमने इसको डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। हमको क्या करना है, प्राइम नंबर को करने के लिए यहाँ पर हम इंट यहीं से लेंगे, इसी में हम पूरा स्कैनफ करेंगे। तो लिया हमने n, और एक हम नंबर ले लेते हैं इज़ प्राइम के नाम से, एक वेरिएबल, उसको हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं 1 से। इसको समझेंगे क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए लेंगे हम इज़ प्राइम, इसको हम इनिशियलाइज़ करेंगे 1 से। क्यों करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम इसको हम लूप वाले में अगर पढ़े होंगे तो आपको पता हो जाएगा हमने यहाँ पे क्यों ले रहे हैं। बाकी आगे हम इसको डिटेल में बता रहे हैं तो आप समझिएगा। देखिए यहाँ पर हम करेंगे स्कैनफ, और यहाँ पर हम करेंगे क्या, एन m% n लगाएंगे। यहाँ पर हमने वैल्यू इसको लिया है, स्टोर किया। और यहाँ पर हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंट आई। हम क्या करेंगे, हर बार आई से ही हम डिवाइड करेंगे एन को। देखते हैं, हमने किया 1 से स्टार्ट किया, और हम आई की वैल्यू कहाँ जाएंगे, लेस देन और इक्वल टू n/2, क्योंकि हमको आधे तक की ही डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर आधे से डिवाइड नहीं हो पाया, इसका मतलब ये हमारा जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। और हम हर बार आई की वैल्यू क्या करते जाएंगे, प्लस प्लस करते जाएंगे। और हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, इसका मतलब हम लिखेंगे इफ़ n अगर डिवाइड है i से, तो इसका मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये जो मॉडुलस है ये हमको केवल रिमाइंडर देता है। इसको किया हमने ओपन ब्रैकेट। और अब यहाँ पर अगर प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इज़ प्राइम। हमने इज़ प्राइम नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ है, इज़ प्राइम, यहाँ पे प्राइम। और इसको हम इनिशियलाइज़ क्या कर देंगे 1 से, क्योंकि अगर ये 1 रहा तो ये प्राइम नंबर है, जो भी हमने एंटर किया हुआ है। इसको हम करेंगे क्लोज ब्रैकेट, एल्स। एल्स क्या कर देंगे हम यहाँ पे हम करेंगे इस प्राइम को असाइन करेंगे हम 0। और हम ऐसे ही चेक कर लेंगे कि अगर इस प्राइम की वैल्यू 1 रही,
तो इसका मतलब क्या है, वो वैल्यू हमारी प्राइम नंबर है। यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर लेंगे कि अगर इज प्राइम की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। अगर इज प्राइम की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब वो नॉट प्राइम प्राइम नंबर है हमारा, नॉट प्राइम है। इसे हम करेंगे क्लोज, और ये हमारा लूप हो जाएगा यहाँ पर क्लोज। और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे, सॉरी प्रिंट नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ इज़ प्राइम अगर इक्वल हुआ हमारे 1 के, तो वहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे प्राइम नंबर, अदरवाइज कर देंगे नॉट प्राइम। देखिए कंसेप्ट क्या है, अगर हम यहीं पर अगर प्राइम प्रिंट कर देते, चाहते तो हम यहीं पर प्राइम प्रिंट कर देते कि अगर ये डिविजिबल है तो नॉट प्राइम। सॉरी, हमने यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक मिस्टेक कर दिया है। लॉजिक क्या मिस्टेक किया हुआ है इसे समझिए, कि अगर ये डिवाइड है तो नॉट प्राइम है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा लॉजिक लगाया है। देखिए यहाँ पर इज प्राइम अगर जीरो के अगर हमारा ये पूरी तरीके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर हम जीरो असाइन करेंगे, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है हमारा ये, तभी तो ये डिवाइड हो गया है ना। अगर डिवाइड नहीं होगा तो हम कहेंगे उसको प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे। ये देखिए, ये हमारा हुआ नॉट प्राइम, ये हुआ हमारा प्राइम। क्यों? क्योंकि डिवाइड होने पर अगर जीरो हो गया, एन की वैल्यू अगर हमारा आई से डिवाइड हो रहा है, आई जा रहा है हमारा 1 से n/2 तक। जैसे अगर कोई वैल्यू एन की वैल्यू हमारा 20 है, तो जो हमारा आई की वैल्यू जा रहा है 1 से लेकर के 10 तक जा रहा है। और ये हर बार जैसे लूप रन होगा, क्योंकि हर बार लूप रन होगा, तो ये भी कंडीशन चेक होगा, ये भी कंडीशन चेक होगा, क्योंकि हमारा जो लूप है वो ओपन और ब्रैकेट हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ तक आएगा ये लूप रन होते होते। तो देखिए पहले कंडीशन चेक करेगा, अगर हमारी जो आई की एन की वैल्यू है आई से डिविजिबल है, तो हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, नॉट प्राइम, क्योंकि ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये आई से डिविजिबल नहीं है, तो ये प्रिंट हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर, क्योंकि डिविजिबल नहीं है तभी तो ये प्राइम नंबर है। अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम मेन में कॉल कर लेंगे, और ये जो कंडीशन चेक है इसे भी हम चाहेंगे तो हम प्राइम में भी कंडीशन को चेक कर सकते हैं, चाहे तो हम मेन फंक्शन में भी इस कंडीशन को चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसी फंक्शन को हम कॉल करेंगे और यहाँ से हम इस वैल्यू को हम रिटर्न ले लेंगे। बात क्लियर है आपको? तो चलिए अब हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको कंडीशन तो कोई दिया नहीं है कि हमारा मेन में प्रिंट हो कि क्या कहाँ पे प्रिंट हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हम वेरिएबल सॉरी एक हम देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्राइम फंक्शन को हम कर लेंगे कॉल, केवल केवल इतना ही करेंगे इस मेन फंक्शन में। प्राइम को हमने किया कॉल, ठीक है। अब हम चलिए हम प्रिंट उडेंट सब यहीं पे कर देंगे, सब पूरा का पूरा सिस्टम। तो इसे हम करते हैं। देखिए यहाँ पर हम कुछ इसको रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर वाइड करेंगे इसको, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं। वाइड करिए, इंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम करेंगे वाइड प्राइम, और यहाँ पर हम फंक्शन का एक सिंटैक्स लिखेंगे, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट एन नंबर लेंगे हम। तो लिखेंगे इंट एन, और किया हमने कॉमा, और यहाँ पर हम लेंगे इज प्राइम नाम का एक वेरिएबल। तो और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कैपिटल, थोड़ा सा देखने में ठीक लगेगा, बाकी कुछ दिक्कत है नहीं। इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैन एफ करेंगे, क्योंकि कोड काफ़ी लंबा होने वाला है, तो यहाँ पर हम पहले यूज़र को मैसेज नहीं सेंड करेंगे, ताकि जल्दी से कोड हो जाए और क्लैरिटी रहे। तो हम यहाँ पे करेंगे %d, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, m%n। तो लिखा है m%n, किया क्लोज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे, क्या हमारा कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं है। तो लिखेंगे हम फॉर लूप, करेंगे इंट आई, इसको हम इनिशियलाइज करेंगे 1 से, और ये कहाँ तक जाएगा इसकी कंडीशन, तो इसका कंडीशन जाएगा हमारा लेस देन और इक्वल टू एन तक जाएगा। तो लेस देन और इक्वल टू एन, यहाँ पर देखिए लेस देन एन, और हमारा एन तक जाए चाहे n/2 तक जाए, दोनों चेक कंडीशन सेम है, तो हम n/2 तक ले जाएंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि n/2 तक अगर डिविजिबल नहीं है वो, तो n/2 के आगे वो वैसे ही डिविजिबल नहीं होगा। तो आई की वैल्यू को हम कर देंगे हर बार प्लस प्लस, और इस पर यहाँ पर क्या करेंगे, हम कंडीशन चेक करेंगे इज इफ़ एन की वैल्यू अगर डिविजिबल है आई से, अगर डिविजिबल है तो वो इक्वल 0 आएगा उसका रिमाइंडर। यहाँ पर हम प्रिंट क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्राइम की वैल्यू को असाइन कर देंगे 0। वहाँ पे हम फिर कंडीशन चेक कर लेंगे उसका। तो हम कर देंगे इस प्राइम की वैल्यू को हम असाइन कर देंगे 0। एल्स कंडीशन में हम चेक नहीं करेंगे कि क्या वो प्राइम है कि नहीं है। अगर ये प्राइम नहीं है, इसका मतलब हो गया वो प्राइम ही है, तो हम यहाँ कर देंगे एल्स।
और हम कर देंगे इज प्राइम, यहाँ पर इज प्राइम को हम असाइन करेंगे 1, और ये हमारा लूप हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि इसी लूप में ये लूप तब तक रन होता रहेगा जब तक कि हमारा n/2 तक नहीं जाता है। तो हम इसको करेंगे यहाँ पे सेमीकोलन, इसलिए एरर आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या ये इस प्राइम की वैल्यू 0 है या इस प्राइम की वैल्यू 1 है। अगर इस प्राइम की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये कि वो वैल्यू हमारी नॉट प्राइम है, वहाँ पर हम इसको प्रिंट कर देंगे। तो लिखेंगे हम इफ़ इज़ प्राइम, यहाँ पर हम लिखेंगे इज़ प्राइम, इसकी वैल्यू क्या 0 के इक्वल है। अगर 0 के इक्वल है तो हम क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पे, अगर 0 के इक्वल है तो प्रिंट कर देंगे नॉट प्राइम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ। अगर हमारा 0 नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा, वैसे ही हम प्रिंट कर देंगे प्राइम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एल्स। ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट, इसे हम कर देंगे क्लोज। और यहाँ पर हमको कोई रिटर्न टाइप तो करना नहीं है कि इंटीजर रिटर्न करना है या फिर कुछ, तो इसे हम करते हैं सेव और करते हैं हम इसको रन। पहले इसको कर लेते हैं हम क्लियर, इसे करते हैं अब रन। तो देखिए यहाँ पर हमारा कोई मैसेज नहीं आने वाला है कि यूज़र एंटर करिए प्लीज़, तो हमको वैसे भी एंटर करना पड़ेगा, कोई ये मैसेज नहीं सेंड करेगा। हमने किया एंटर 5, 5 एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो आ जाना चाहिए हमारा प्राइम नंबर। एंटर किया हमने तो आ गया ये प्राइम। तो चलिए एक बार हम एंटर करके देखते हैं। तो हम एंटर कर रहे हैं 12 को, 12 एक नॉट प्राइम नंबर है, तो ये हमारा आना चाहिए नॉट प्राइम नंबर। ये हमारा आ गया नॉट प्राइम नंबर। तो ये हमारा लॉजिक अच्छे से वर्क कर रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम क्या है, चेक अ पैलिंड्रोम यूजिंग फंक्शन। देखिए पैलिंड्रोम को आप खुद ही इसको चेक करेंगे, इसको हम होमवर्क में दे दे रहे हैं। पैलिंड्रोम हम बता दे रहे हैं क्योंकि हमने इसको लूप में अच्छे से डिस्कशन किया था। पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं, देखिए पैलिंड्रोम नंबर होते हैं जब वो उसका सीधा और उसका उल्टा जब सेम होता है, तो उसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर। इसको आप होमवर्क में ट्राई करिएगा। पैलिंड्रोमिक नंबर चेक करना बिल्कुल ही ईजी है। केवल क्या करना है, देखिए हमको उसका व्हाइल फंक्शन का हमको यूज़ करना है। चलिए इसका हम सूडो कोड डिस्कशन कर दे रहे हैं, बाकी एक्चुअल कोड आप खुद कर लेंगे। देखिए लॉजिक क्या है, यहाँ पे लॉजिक हम बात करते हैं। देखिए अगर हमने इंट एन एन नंबर हमने एक एंटर कराया यूज़र से, इंट एन लिया, इसका लॉजिक क्या है, हम व्हाइल फंक्शन का यूज़ करेंगे, और सॉरी व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे। और वो जब तक एन हमारा नॉट इक्वल टू 0 है तब तक ये लूप हमारा रन होना चाहिए। और हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या करेंगे, एक रिमाइंडर, देखिए हम यहाँ पर 3 वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे। एक होगा हमारा रिमाइंडर, एक होगा हमारा रिवर्स, और एक होगा हमारा ओरिजिनल। क्योंकि देखिए इन सबको अगर इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो हम वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएंगे। देखिए ओरिजिनल क्या होगा हमारा, जो भी हम एन लेंगे, यहाँ पे इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, पहले ऊपर देखिए जो भी हमारा ओरिजिनल है उसको हम ओरिजिनल को असाइन कर देंगे एन की वैल्यू को, ताकि जो एन हमारा यूज़र ने एंटर किया है वो ओरिजिनल में अवेलेबल रहे। अगर ओरिजिनल में अवेलेबल नहीं रहेगा तो जो हम रिवर्स कर लेंगे तो किसके साथ मैच कराएंगे, कोई तो रहना चाहिए मैच कराने के लिए। क्योंकि ओरिजिनल और हमारा रिवर्स जब सेम होगा तब हम मान लेंगे कि वो हमारा पैलिंड्रोम है। देखिए ओरिजिनल और रिवर्स हमारा इक्वल होना चाहिए, तब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे कि हमारा नंबर जो है वो पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम। ठीक है, ये हम चेक करेंगे कहाँ, आखिरी में। इसे हम, ये हमारा आखिरी स्टेटमेंट है। देखिए जो हमारा लूप का लॉजिक है उसे हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ये हमारा है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर होता है हमारा लास्ट डिजिट। अगर हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, रिमाइंडर एक लेंगे और जो एन है उसका हम मॉडुलस हर बार करते जाएंगे 10 से। अगर हम 10 से मॉडुलस करेंगे तो हमारा आखिरी नंबर स्टोर हो जाएगा। जैसे 158 है, तो अगर हम इसका 10 के साथ मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा, इससे केवल कोई रिमाइंडर आता है तो आएगा हमारा 8। ये जो 8 वैल्यू होगा वो हमारे रिमाइंडर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, रिवर्स, यहाँ पे हम लेंगे रिवर्स। रिवर्स को क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिवर्स को हम स्टार्टिंग में लेंगे 0, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस कर देंगे हम रिमाइंडर को। देखिए अगर कोई वैल्यू 0 है स्टार्टिंग में, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो होगा ये स्टार्टिंग में 0 और ये होगा हमारा 8। तो स्टार्टिंग में जो रिवर्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 8। इसका मतलब आप देखिए स्टार्टिंग में जो हम चलने पर इसको मिल रहा था 1, तो हम अब इस रिवर्स में चलेंगे तो मिलेगा हमारा 8, फिर आना चाहिए हमारा 5, फिर आना चाहिए 1। ऐसे ही ये आता चला जाएगा और हम क्या करेंगे, आखिरी में
n को ही हम डिवाइड कर देंगे 10 से। इसमें क्या होगा हमारा, एक हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि देखिए अगर 158 है तो अगर हम इसको 10 से डिवाइड करने पे क्या आता है हमारा, केवल केवल 15 आता है। जो ये पॉइंट आएगा 15.8 आएगा, लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं तो ये जो डिविजिबल ऑपरेटर है, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है वो नहीं आती है, केवल और केवल हमारा इंटीजर वैल्यू आती है। इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या आएगा, केवल और केवल 15 आएगा। बात क्लियर है। अगली बार क्या आएगा हमारा, केवल केवल 1 आएगा। अगली बार क्या आएगा, 0 0 जब तक आ जाएगा तो ये हमारी लूप क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा और ये लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। देखिए ये कंडीशन है क्या, आई की वैल्यू सॉरी एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 हो, नॉट इक्वल टू 0, ये चलेगा। लेकिन एन की वैल्यू जैसे 0 हो गई, 0 नॉट इक्वल टू 0, ये तो कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, ये कंडीशन हमारा ट्रू है, तो ये लूप रन होगा। लेकिन जैसे आई नॉट इक्वल टू 0 हो गया, सॉरी 0 नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो ये हमारा लूप क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये हमारा लूप रन होता जाएगा। यही हमारा मेन है। और इसमें इस तरीके से हमारा जो रिवर्स है नंबर, इसमें सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स में स्टोर हो जाएगी। अब देखिए हम सभी को देखते हैं कि किस तरीके से ये चेंज हो रहे होंगे, हर एक वैल्यू को चेंज होने पर। यहाँ पर इसको हम सूडो कोड करके देख लेते हैं आराम से। देखिए ये हमारा सूडो कोड है। यहाँ पर है हमारी एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है, इसको हम देखिए एन की वैल्यू हम ले लेते हैं 158 ही ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा एन है 158, और यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है उसे हम यहाँ पे देख लेंगे, रिमाइंडर यहाँ पे है। रिवर्स वैल्यू जो हो गई वो यहाँ पे हो गई है, और जो हमारा एन पर डिवाइड कर लेते हैं 10 से, ये वो यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए रिमाइंडर स्टार्टिंग में क्या आएगा, 10 से डिवाइड करने पर 8 आएगा, और जो रिवर्स वैल्यू होगी वो हमारा 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 इंटू 10 प्लस 8, तो ये क्या आएगा, स्टार्टिंग में 8 ही आएगा। हर बार हम नहीं लिखेंगे ऐसा, 8 ही लिख देंगे। देखिए और हमारा क्या आएगा, 158 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो रिवर्स वैल्यू आई वो कितना आया हमारा, 8। ठीक है, अब चलिए हम सेकंड टाइम देखते हैं। सेकंड टाइम में हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, तो सेकंड टाइम में ये हमारा 15 वैल्यू क्या बचेगी हमारी, एन की वैल्यू जो हमारा नया स्टोर होगा वो केवल केवल 15 होगा। तो जब हम 15 अगली बार हमारा एन की वैल्यू बची है, क्योंकि हमने इसको 10 से डिवाइड कर रखा है, तो देखिए जब 15 है तो इसको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा केवल केवल रिमाइंडर 5। अब क्या होगा हमारा, 8 होगा ये रिवर्स, क्योंकि हमारे रिवर्स वैल्यू है 8, इंटू मल्टीप्लाई होगा हमारा 10 प्लस होगा 5, तो इस बार हमारा क्या आ जाएगा 85, क्योंकि ये हो गया 80 प्लस 5 85 हो गया। और हमारा एन एन क्या है हमारा 15 है, तो 15 को जो डिवाइड करेंगे 10 से तो इस बार आएगा फिर हमारी वैल्यू 1। तो इस बार हमारे एन की वैल्यू क्या हो गई 1, और ये हमारा क्या हो गया 85, तो हमारा नया रिवर्स नंबर हमारा हो गया 85। अब हम देखिए एन की वैल्यू क्या है 1। अब हम देखिए एन को जब 1 को हम जब 10 से डिवाइड 10 से जब 10 के साथ जब हम मॉडुलस लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम मॉडुलस लेंगे, देखिए यहाँ पर जब हम एन का जब मॉडुलस लेंगे 10 के साथ तो आएगा ये हमारा 1। और देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 85 इंटू 10, और हम करेंगे प्लस 1, तो 85 करने पे क्या हो जाएगा 185 हो जाएगा हमारा। जो देखिए हमारा 85 है, इसके साथ हो जाएगा एक 0 हो जाएगा, पहले आएगा 85 इंटू 8, फिर यहाँ पे करेंगे हम प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 851। ये हो जाएगा हमारा पूरा रिवर्स नंबर। और यहाँ पर जो हमारा 1 बचा भी हुआ है 851, ये हमारा रिवर्स नंबर हो गया। और यहाँ पर जो 1 होगा, जब हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आएगा हमारा 0.1, और 0.1 आने पर हमें क्या होगा, ये इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा डिविजिबल है। तो देखिए अब डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि ये 0.1 हमारा खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 0, और जैसे ही हमारा एन की वैल्यू 0 हो गई तो ये हमारा लूप हो जाएगा ब्रेक, और इस तरीके से हमारा रिवर्स नंबर इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात तो आपको। इसको आप अच्छे से सूडो कोड कर इसको हम लॉजिक तो हम यहाँ पर प्रॉपर डिस्कशन कर चुके हैं। इसको आप अच्छे से कोड करिएगा, क्योंकि हमने इसको लास्ट चैप्टर लूप में हमने इसको अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है, इसको अच्छे से प्रॉपर किया हुआ है। हमने यहाँ पर लॉजिक आपको डिस्कशन कर दिया है, इसका कोड भी आपको पता चल गया है कि क्या करना है। हमने इसको 4 यहाँ पर वेरिएबल लेना है, इसको लूप को किस तरीके से रन करना है, फिर अंतिम में हम जा कर के क्या चेक करेंगे, ओरिजिनल क्या हमारा और रिवर्स दोनों इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो हमारा पैलिंड्रोमिक है, नहीं है इक्वल तो नॉट पैलिंड्रोमिक है। बस इतना ही लॉजिक करना है आपको। इससे देखिए यहाँ पे है फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन। तो अभी आपको इस क्वेश्चन को हमने अभी इसी स्लाइड में किया हुआ है कि फैक्टोरियल को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग रिकर्जन। इसे आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। होमवर्क में क्या वही सिमिलर सेम कोड है कि हमने कैसे
फैक्टोरियल फाइंड किया हुआ था रिकर्जन की हेल्प से। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए ये है हमारा फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्जन। तो रिकर्जन की हेल्प से हम कैसे फिबोनाची सीरीज को फाइंड करते हैं, अब यहाँ पे समझते हैं हम। क्योंकि ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत जल्दी ही समझ आएगा, क्योंकि रिकर्जन आपको कोड को बहुत ही शॉर्ट कर देता है। इतना शॉर्ट कर देता है कि आप अभी देखेंगे कैसे शॉर्ट कर देता है। देखिए, जैसे हमको क्या करना है, फिबोनाची सीरीज़ होती क्या है? जैसे फिबोनाची सीरीज़ होती है 0 से स्टार्ट होती है, फिर आता है 1 हमारा, फिर आता है 1, फिर आता है हमारा 2, फिर आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 8, फिर आता है 13, ऐसे करते-करते ये चला जाता है। ये कैसे आता है देखिए, ये आता है अपने नेक्स्ट जो हमारा 2 जो 2 डिजिट का सम होता है। पहले अपने नेक्स्ट 2 डिजिट का, ये अपने पहले 2 डिजिट का सम होता है। देखिए जैसे 0 और 1, 0 1 का क्या सम होगा हमारा 1 ही होगा, तो इसलिए 1 आया यहाँ पे। और अपने पहले 2 डिजिट का पहले 2 डिजिट क्या है हमारा? पहले 2 डिजिट है हमारा 1 1, तो इसका सम क्या आएगा हमारा 2 आएगा। और पहले इन दोनों का सम क्या आएगा हमारा 3 आएगा, इन दोनों का सम क्या आएगा हमारा 5 आएगा, इन दोनों का सम हमारा 8 आएगा, और इन दोनों का सम हमारा 13 आएगा। ऐसे ही इन दोनों का सम करेंगे हमारा क्या आएगा, आई गेस हमारा 21 आना चाहिए। हाँ, 21 ही आएगा। तो इन दोनों का सम क्या होगा? आगे आएगा। इन दोनों का सम क्या आएगा? आगे आएगा। इस तरीके से ये हमारी सीरीज़ चलती जाती है। इसे ही हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज़। अब देखते हैं कि ये हमारा रिकर्जन से कैसे आता है। देखिए, इसका पहले हम बेस केस ढूँढेंगे कि बेस केस क्या होता है, और इसका देखेंगे रिकर्सिव कॉल क्या होता है। इन दोनों स्टेप्स को देखेंगे, बाकी ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। देखिए, इसका बेस क्या होगा कि देखिए अगर 0 आए, क्योंकि देखिए n की वैल्यू हो सकती है कि 0 ही रिटर्न कर दे। तो अगर n की वैल्यू 0 रिटर्न करता है, तो ऐसा नहीं है कि ये फैक्टोरियल टाइप का है कि अगर n की वैल्यू 0 है तो उसकी वैल्यू 1 रिटर्न कर दे, नहीं। बेस केस होगा कि अगर ये 0 पे आ जाता है, अगर n की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि हम इसको सबसे लोअर केस ही देखते हैं। अगर n की वैल्यू 0 है, तो वहाँ पर हमको क्या रिटर्न करना होगा? 0। ये होता है हमारा बेस केस कि अगर n की वैल्यू 0 हो, तो उसे आप रिटर्न कर दीजिए 0। अगर n की वैल्यू 1 हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न वहाँ पे 1 रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अलग से लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आगे की सीरीज़ तो देखिए कंटीन्यूअस जा रही है, अच्छे से जा रही है कि इन दोनों का सम ये आ जा रहा है, इन दोनों का सम ये आ जा रहा है। इन दोनों के लिए स्पेशल है, क्योंकि देखिए अगर n की वैल्यू है 1 अगर एंटर कर रहा है, तो n की वैल्यू एंटर करने पर 1 करने पर हमको क्या रिटर्न करना पड़ेगा? 1 रिटर्न करना पड़ेगा। तो देखिए एल्स इफ में लिखेंगे हम यहाँ पर। इफ में तो ये हो गया, इफ में हमने चेक किया कि क्या ये 0 की इक्वल है कि नहीं है। अगर ये 0 की इक्वल हो गई, तो ये हो गया हमारा बेस केस। ये हो गया हमारा बेस केस। अगर एल्स में हम चेक करेंगे, एल्स इफ में, क्योंकि हमको कंडीशन चेक करनी है ना, तो n की वैल्यू अगर इक्वल है 1 के, तो यहाँ पर भी हम रिटर्न कर देंगे क्या? रिटर्न कर देंगे हम 1 को। अगली बार हम फिर से देखेंगे, क्या ये हमारी वैल्यू 0 की इक्वल है? 0 की वैल्यू जैसे ही हो जाती है, वैसे हम रिटर्न कर देंगे 1 को। अब हम देखते हैं रिकर्सिव कॉल क्या है इसकी, क्योंकि मेन तो इम्पोर्टेंट है हमारा रिकर्सिव कॉल। देखिए, हम इसके लिए भी हम फार्मूला एक डिज़ाइन करेंगे। फार्मूला क्या करेंगे? देखिए, ये है क्या? अपने 2 पहले वाले डिजिट का सम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम जो भी हम लिखे रहेंगे, फिबोनाची लिखे रहेंगे तो हम फिब लिखेंगे। अगर फिब सीरीज़ लिखे हैं तो उन्हें फिब लिखना है। हम क्या करेंगे? n-1 इसका सम और n-2 इसका सम है ये। इन्हीं दोनों का तो सम है। n-1 का सम है, n-2 का सम है। जैसे ये क्या है? ये 13 क्या है? 13 अपने इसका सम है और इसका सम है। इन दोनों वैल्यू का ही तो सम है हमारा 13। क्योंकि 13 अपने 2 पहले का सम है, 8 क्या है? अपने 2 पहले का सम है, 5 क्या है? अपने 2 पहले का सम है, 3 क्या है? अपने 2 पहले का सम है, 2 क्या है? अपने 2 पहले का सम है। इस तरीके से सभी के नंबर्स क्या हैं? अपने 2 पहले के सम हैं। तो ये हो गया हमारा रिकर्सिव कॉल। हर बार हम क्या करेंगे? ये हमारा हो गया रिकर्सिव कॉल। इसी को ही हम हर बार कॉल करेंगे, और ये हमारा है बेस केस। जैसे ही हमारा 0 हो जाएगा, वैसे हम इसको रिटर्न कर देंगे। और ये हो गया जब हमारा n=1 आएगा, तो ये हो जाएगा। ये हमारे दोनों क्या है? आखिरी हमारा जो केस है ये है। ये हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप है। मतलब कि 0 के एक पहले वाला ये है। जैसे ही हमारी n=1 होगी, इसके बाद n= हमारा 0 होगा। तो जैसे ही 0 होगा, हमारा रिटर्न हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा बेस केस। तो चलिए अब हम इसको एक्चुअल सूडो कोड करके देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इंट, हम फिब लिख सकते हैं, चाहे जो भी लिखें, हमको हर बार रिकर्सिव कॉल करना है। और जो हमारा n है, इसे हम लेंगे, हम आर्गुमेंट एज आर्गुमेंट लेंगे हम मेन से। तो लिए हमने n, और यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़ n इज़ इक्वल, 3 नहीं, इज़ इक्वल टू 0। अगर हमारा n की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे क्या? रिटर्न 0।
अगर ये हमारा n की वैल्यू 1 है तो हम लिखेंगे एल्स इफ, और n की वैल्यू हम चेक करेंगे अगर इक्वल है 1 के, तो अगर 1 है तो हम यहाँ पर कर देंगे रिटर्न 1। जो हमारा रिकर्सिव कॉल होगा वो यहाँ पे होगा। रिकर्सिव कॉल के लिए हम पेन चेंज करते हैं और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे रिटर्न। अगर ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आएगा हमारा रिटर्न पे। अगर ये हमारे इधर से ही रिटर्न हो गया वैल्यू, तो आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रोग्राम हमारा रुक जाएगा यहीं पे, ये दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो चलिए देखिए हमारा क्या है, रिटर्न यहाँ पर होगा फिब, क्योंकि हमारा ये रिकर्सिव कॉल है, तो फिब n-1 प्लस n-2, ये हमारा हो गया रिकर्सिव कॉल। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे इंट मेन में क्या लेंगे, इंट मेन, यहाँ पे हम करेंगे फिब को कॉल। फिब को कॉल करने से पहले हम यहाँ करेंगे इंट एन, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एन, और इसको हम करेंगे स्कैनफ, हम लिखेंगे %d, और हम करेंगे इसको स्टोर m%n, इसको हमको लेना है यूज़र से। और हम यहाँ क्या करेंगे, हम पास कर देंगे फिब में, फिब में हम पास करेंगे। और जो हमारा यहाँ पर इसकी जो रिकर्जन रहेगी, क्योंकि इसका देखिए जो हमारा फिबोनाची सीरीज़ है, इसको हमको प्रिंट तो भी करना है ना, तो प्रिंट करने के लिए हम इसको स्टोर करेंगे एक इंटीजर में, एफ में, फिर ये एफ को हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हमको प्रिंट कर देना है सीरीज़, तो हमें लिखेंगे प्रिंट एफ %d लगाएंगे और हम यहाँ प्रिंट कर देंगे एफ को, और एफ को प्रिंट करेंगे तो यही हमारी फिबोनाची सीरीज आने वाली है। अगर हम यहाँ पे इंटीजर करते हैं n5, तो 5 करने के लिए हमारी आएगी नंबर ऑफ, हमारी सीरीज नंबर है। देखिए क्या है कि इस सीरीज में कितने हमारे स्टेप तक जाना चाहिए, ये हमारा हो गया पहला, ये हो गया हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा। तो कितने हमारे कितने पद होने चाहिए, कितने टर्म्स होने चाहिए, तो वही हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n। इंटीजर हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, कि उसमें कितने टर्म्स आने चाहिए। तो ये हो गया हमारे, तो अगर हम 5 करते हैं तो वो 5 टर्म्स तक जाएगी, इसका मतलब 0 आएगा, 1 आएगा, और उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। ये हो गए हमारे 5 टर्म्स उस सीरीज़ के। तो इसे हम कर देंगे रिटर्न 0, यहाँ पे करेंगे रिटर्न, ये हमारा है रिकर्सिव कॉल। अब हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, इसका हम सूडो कोड करके देखते हैं। अब सूडो कोड करते हैं रन, तब एक्चुअल हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। देखिए इसको कैसे करते हैं, अगर n इक्वल टू 5 है, हम 5 ही लेते हैं, 5 हमारा स्टैंडर्ड बेस है। अगर n इक्वल टू 5 है तो ये क्या है, ये एक फंक्शन को कॉल किया गया है, ये एक फंक्शन को कॉल किया गया है, ये दूसरे फंक्शन को कॉल किया गया है, आपको ये पता होगा। तो अगर इंटीजर n इक्वल टू 5 आया है यहाँ पे, तो ये 5 यहाँ पे दोनों में पास किया गया होगा, इसमें भी पास किया होगा, इसमें भी पास किया गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए अगर हम पहले फंक्शन की बात करें तो आया होगा यहाँ पे फिब, और पहला फंक्शन क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा 4 है, 5 है, तो ये हो गया होगा यहाँ पर 4, तो हो गया होगा फिब 4। ठीक है, अब हम यहाँ प्लस करते हैं, ये हो गया होगा फिब 3। ठीक है, फिब 3। तो ये क्या है, ये एक पहला फंक्शन कॉल है, ये दूसरा फंक्शन कॉल है, क्योंकि ये अलग फंक्शन कॉल किया है, ये अलग फंक्शन कॉल किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है फिब 4, तो ये हो गया है सेम, यही लिखा हुआ है फिब 4। जैसे यहाँ पर फिब 5 आया था तो 2 में ये डिवाइड हुआ, ऐसे ही फिब 4 फिर से ये 2 में डिवाइड होगा, तो फिर से ये फिब 4 क्या क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये होगा हमारा फिब 3, क्योंकि ये आया है तो एक कम हुआ है, तो फिर से आया हुआ है तो ये क्या होगा, एक फिर से कम होगा, तो यहाँ पर होगा हमारा फिब 2। ये बात आपको क्लियर है। अब ये फिब 3 फिर से ये 2 में डिवाइड होगा, फिर से ये ऐड तो होगा ही होगा, फिर से ये 2 में डिवाइड होगा, ये क्या होगा हमारा फिब 2, सॉरी यहाँ पर होगा फिब 2, और यहाँ पर फिर से ये फिब 1 हो जाएगा, ये होगा फिब 1। अब ये फिर से 2 में डिवाइड होगा, जैसे जैसे ये है हमारा, क्योंकि फिब 3 जैसे हुआ है फिर से ये होगा, और फिब 2 क्या होगा हमारा, फिब 1 और फिब 0। देखिए फिब 0 जैसे हुआ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और फिब 1 जैसे हुआ इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। आपको क्लियर हो गई है कि देखिए जो ये 1 है वो यहाँ पर आया हुआ है, जैसे ही 1 होगा यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा 1, क्योंकि 1 की वैल्यू हमें रिटर्न करनी है 1। और ऐसे ही ये भी 2 में टूटेगा, जैसे ये टूटा है, क्योंकि ये सिमिलर तो है, फिब 3 और ये फिब 3 दोनों सेम ही हैं, क्योंकि ये एक फंक्शन है, एक फंक्शन को कॉल करने पर सिमिलर बिहेवियर रहेगा, कि अगर ये 2 में ही जा कर के टूटा हुआ है तो ये भी सिमिलर 2 में ही टूटेगा, क्योंकि n की वैल्यू तो यही है और यही है हमारा पूरा फंक्शन। जैसे यहाँ पर फिब 5 2 में टूटा हुआ है, ये 2 कहाँ से आए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर फिब 5 को ही कॉल किया था,
ये फिब 5 है जो ये दो इंटीजर्स में दो फंक्शन में टूटा हुआ है। इसी तरीके से ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। इस तरीके से हमारी फिबोनाची सीरीज प्रिंट होती जाएगी। जैसे ये आया यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर आया 0, ऐसे ये भी आएगा। सबको जब हम ऐड करते जाएंगे तो ये हो जाएगी हमारी हर एक रिकर्सिव कॉल के लिए एक फिबोनाची सीरीज आएगी। जैसे यहाँ पर 0 आया, फिर 1 आया, फिर यहीं पर 1 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर से 3 आएगा। क्योंकि देखिए एक जो रिकर्सिव कॉल होता है, जैसे ये क्या है 5, जब 5 किया तो ये एक रिकर्सिव कॉल है। एक रिकर्सिव कॉल हमने किया तो वहाँ से जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा पहला इंटीजर होगा। देखिए जैसे रिकर्सिव कॉल हुआ हमारा, अगर एक रिकर्सिव कॉल हुआ तो ये हमारा एक 3 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 2 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 1 प्रिंट होगा, फिर से 1 प्रिंट होगा, फिर से ये 0 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए हम इसको एक्चुअल कोड करके देखते हैं, फिर आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। रन कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं फिब, सॉरी यहाँ पे हमको नहीं करना है, इसको हम कर देते हैं यहाँ से एक्स, और हम करते हैं यहाँ पे प्रिंट, और उस वैल्यू को हम करेंगे पास एन को। ये हो गई, यहाँ से पास हो गई। और देखिए वो जो वैल्यू हाँ वहाँ से रिटर्न करता है, इसको हमको स्टोर भी करनी है, तो हम लिखेंगे इंट एफ, एफ में हम करेंगे स्टोर, और एफ को ही हम कर देंगे प्रिंट। तो हमने किया यहाँ पर एफ को ही प्रिंट, तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ, %d, और हम कर देंगे एफ को प्रिंट। हमने किया यहाँ पे सेव, और ये एरर क्यों दे रहा है, तो यहाँ पे हमने दिया है ना इसको। यहाँ पे हम इस बार वाइड नहीं लगाएंगे क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं इंट टाइप, तो हम करेंगे यहाँ पे इंट। तो अब हम यहाँ चलते हैं, इंट लगाएंगे क्योंकि अब ये इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो हम लिखेंगे इंट, और यहाँ पे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है। इससे पहले हम यहाँ पर पैरामीटर डिफाइन करते हैं क्योंकि हमको इंट एन लेनी है, तो हमने किया इंट एन, और यहाँ पे हम करेंगे कंडीशन चेक। इफ़ एन की वैल्यू क्या है, अगर इक्वल है 0 के तो हमको रिटर्न कर देनी है 0, तो रिटर्न करेंगे हम। और अगर हमारे एन की वैल्यू 1 है तो वहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे 1, तो हम करेंगे एल्स इफ हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे एन इज़ इक्वल टू 1, तो हम क्या रिटर्न करेंगे यहाँ पे, रिटर्न 1। ये तो हो गया हमारे दो कंडीशन। अब हम करेंगे रिकर्सिव कॉल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न, यहाँ पे करेंगे fib1, fib n-2। ये हमारे हो गए दो रिकर्सिव कॉल। इसको हमने किया सेव, इसको करते हैं सेव। ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। फिर से एक बार हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने उस इंटीजर को एंटर कराया, और हमने यहाँ पे क्या किया है, इस इंटीजर को हमने फिब फंक्शन में पास किया है। और यहाँ पर ये फंक्शन पास होने के बाद ये जो n है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। इसमें स्टोर होगा तो पहले चेक होगा क्या ये n की वैल्यू 0 है, क्या ये n की वैल्यू 1 है। अगर ये इन दोनों से मैच करता है तो यहीं से वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, जो भी हमारी सीरीज़ आनी रहेगी। पहले 1 हमारा n से रिटर्न होगा तो 1 आ जाएगा, और अगर इन दोनों से मैच नहीं करता है तो आएगा हमारे इस रिकर्सिव कॉल पे। रिकर्सिव कॉल कैसे, ये हर एक फंक्शन कॉल कैसे दो ब्रांचेस में टूटता है, इसे हमने अच्छे से देखा। और देखिए ये कंपाइलर रन कैसे करता है, इसे समझते हैं। देखिए कंपाइलर आता है मेन में, पहली बात तो मेन में आ गया, एंटर किया, आया इंट एन, देखा कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे स्कैन एफ ले लिया, ये तो प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन जैसे ही इंट एफ पे आएगा उससे कोई ध्यान नहीं होगा, कोई फंक्शन कॉलिंग नहीं होगी, क्योंकि उसको एक्शन यहाँ पर परफॉर्म करना ही नहीं है। परफॉर्म तो करना है प्रिंट एफ। यहाँ पर जब एफ को प्रिंट करने जाएगा तो देखेगा कि ये तो इंटीजर है। अब देखिए जब ये इंटीजर वैल्यू है तो यहाँ पर देखिएगा कि एफ की वैल्यू कहाँ से है, तो यहाँ पर तो इंटीजर है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो स्टोर है ये पूरा का पूरा रिकर्सिव फंक्शन स्टोर है। तो अब जाएगा इस रिकर्सिव फंक्शन में, इसको कॉल करेगा, यहाँ से वैल्यू निकाल करके एफ को देगा, और एफ वेरिएबल यहाँ पर प्रिंट होता जाएगा। इसे हम कर लेते हैं \n, ताकि ये हमारी जो सीरीज आए वो हर बार नेक्स्ट लाइन में आए। इसे करते हैं सेव, और हमने किया यहाँ पर रन। इसे कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, और अब हम करते हैं इसको रन। इसको हमें करनी है क्लियर। देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो हमने यहाँ पर एन की वैल्यू जो पास करनी है, हम एक एक एन की वैल्यू पास करते जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न भी देखिए, जो ये रिकर्सिव कॉल है केवल और केवल एक कॉल के लिए है, ये हर कॉल के लिए नहीं है कि एन की वैल्यू हमने पास कर दिया वो हर एक कॉल के लिए है। बल्कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम हर बार एक एक वैल्यू को पास करते जाएंगे। जैसे हमको n6 कर देनी है तो हमको 6 टर्म तक चाहिए, लेकिन पहले क्या करेंगे, हम n=0 एंटर करेंगे, क्योंकि देखिए n की वैल्यू 0 है तो उसके लिए अलग रिटर्न है यहाँ पे। तो हर एक स्टेप के लिए एक रिटर्न है,
इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक देखिए, इसे तो थोड़ा सा आसान है, समझ में ही आ जाएगा आपको तुरंत। इंट आई को हम असाइन करेंगे 1, क्योंकि हमें स्टार्ट करनी है 1 से, सॉरी 0 से, और इसे हम जाना कहाँ पे है, देखिए इसे स्टार्ट करनी है हमको 0 से, और आई की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, लेस देन एन होनी चाहिए, और आई की वैल्यू हर बार होनी चाहिए प्लस प्लस। आई की वैल्यू हो गई है प्लस प्लस, इसे करते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर ही हम इसको कर देंगे इंट एफ को, इसे हमने किया यहाँ से क्लोज, और यहाँ पे हम कर देंगे इस वैल्यू को प्रिंट। तो हम करेंगे प्रिंट एफ, तो कर देंगे हम प्रिंट एफ फिर आई, इसको हम करेंगे सेव। देखिए थोड़ा सा इसमें लॉजिक का क्या था डिफरेंस, देखिए क्योंकि ये जो फंक्शन है ये एक कॉल के लिए है, जैसे कि जब हम एक रिकर्सिव कॉल करते हैं, अगर एन की वैल्यू 0 है तो उसके लिए ये रिटर्न करेगा, अगर एन की वैल्यू 1 है तो ये रिटर्न करेगा 1, अगर एन की वैल्यू उससे ज़्यादा बड़ी है तो ये वाली हमारी सीरीज रिटर्न होगी। लेकिन अगर हम एन पास कर देंगे तो एन के लिए केवल केवल एक वैल्यू ही रिटर्न करती है, ये वैल्यू कोई सीरीज नहीं रिटर्न करती है, हर एक कॉल के लिए एक वैल्यू रिटर्न करती है। तो देखिए अगर हम हर बार अगर हम रिटर्न इसमें इनपुट करेंगे, जैसे एन एन का मतलब हो गया हमारा 0, तो 0 हम रिटर्न कर 0 एंटर करेंगे, 2 फिर 1 3 4 5 6, जो भी हम यहाँ पर एंटर करेंगे आई की वैल्यू को, वो हर एक आई की वैल्यू के लिए एक ही रिटर्न करेगा। इसलिए हम एक एक इसमें इनपुट करते जाएंगे, एक एक आउटपुट प्राप्त करते जाएंगे, इस तरीके से हमारा फिबोनाची सीरीज आ जाएगी। तो चलिए अब हम इसको करते हैं रन। क्लियर हो गया होगा, ये आसान ही है, थोड़ा सा एक स्टेप ये है कि हम इसमें लूप लगा करके वैल्यू को हम एंटर कर रहे हैं, बस यही कंसेप्ट है इसमें। हम करते हैं 4 एंटर, इस तरीके से हमारा लूप, सॉरी, देखिए ये हमारा हो गया, फिबोनाची सीरीज हमारे 4 टर्म्स तक आ गए हैं। अब हम फिर से रन करते हैं, इस बार हम कुछ ज़्यादा टर्म्स तक हम मंगाएंगे, तो इसको किया थोड़ा सा ऊपर, इस बार हम 10 मंगाते हैं, तो देखिए हम 10 टर्म्स तक मंगाते हैं, देखिए इस बार हम 10 टर्म्स तक मंगाते हैं, एंटर किया हमने, देखिए इस तरीके से हमारी फिबोनाची सीरीज आ गई है। हमने इसको यहाँ तक तो हम देखे ही थे फिबोनाची सीरीज किस तरीके से होती है, इसके आगे हमारा आता है 34। आई होप कि ये आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि हमने थोड़ा-सा लॉजिक डिफरेंट वहाँ पर देखा था, यहाँ पर थोड़ा-सा डिफरेंस हो गया। क्योंकि डिफरेंस क्यों हुआ, देखिए हम सोच रहे थे कि n की वैल्यू पास करेंगे, ये पूरी की पूरी रिकर्सिव कॉल कर देगी, लेकिन फिर सोचे कि ये एक कॉल के लिए एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। है तो ये फिबोनाची सीरीज़, लेकिन एक ही टर्म्स के लिए है। अगर हमको एक चाहिए होगा इसकी वैल्यू, तो हमको केवल केवल एक, अगर एक एंटर कर रहे हैं तो केवल केवल एक ही वैल्यू ये रिटर्न करती है। आई होप कि आपको अभी क्लियर नहीं होगी, एक बार फिर से देखिएगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। अगर आपको इसके पिछला वाला समझ में आया है तो यहाँ पर चेंज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये हम हर एक ब्रांचेस में तोड़ते चले जाते हैं, फिर से ये कैसे हमारी स्टोर हो जाती है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। और अगला प्रॉब्लम क्या है हमारा, फाइंड जीसीडी। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं, यूजिंग रिकर्जन करना है। तो रिकर्जन का ये आपका पहला होमवर्क है, बाकी हमने जो पीछे दिया हुआ है वो रिकर्जन का होमवर्क नहीं है, इसे आप ट्राई करेंगे। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो जब हम 30 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो उसमें इसे कवर कर देंगे आसानी से। अब हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। तो ये हमारा प्रॉब्लम यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं किसी और नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।